गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, 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 वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति में? वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। एक बारी बता दीजिए बेटा, अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बारी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। अच्छा चलो देखते हैं बेटा, बताओ ये क्या है। चलो तुम क्या गेस कर सकते हो, देखते हैं कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो। एक बार पता लगाते हैं। बताओ ये क्या है, बताओ बताओ जल्दी से ये क्या है। अरे लो वॉइस बड़े आए, लो वॉइस। हाँ बताओ क्या है। गुड, वेरी नाइस। देख मनीष, सी योर शायरीज हैव बिकम सो पॉपुलर कि बच्चे पहचान रहे हैं कि ये क्या है इसके अंदर। मनीष बता, इससे ज्यादा प्यार तेरे को कभी जिंदगी में मिला है, रिकॉग्निशन मिली है? इट्स ऑल देयर लव। टॉक्सिक शायरी भी लिख रहे हैं साथ में। बेटा देखो, ये आज तो शायरी है, तुम्हारे लिए टॉक्सिक हो सकती है वो अलग बात है। तो इस शायरी को बेटा प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पे श्री मनीष को, ठीक है ना? मनीष कहाँ भाग रहा है? इधर इधर आ, हाँ इधर आजा फटाफट से। अब मनीष को पकड़ के लेके आया गया है। अरे मेरी क्रिसमस मनीष, यू जस्ट लुक लाइक अ सांता क्लॉज। सांता क्लॉज के जैसे हमारे मनीष आ चुके हैं, ठीक है? बच्चों के लिए शायरी, सांता लाया है बच्चों के लिए शायरी, ठीक है। अब बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं मनीष का हम शायरी सुनाने के लिए। मनीष कमान कमान कमान। माइक और दे देता हूँ आपको। नहीं, मेरी आवाज इतनी तेज है कि ना माइक उस रूम में भी होगा तो भी आवाज आ जाएगी। ये बात तो है। चलिए, शायरी से इस प्रकार है। जान से प्यारे लोग भी जान अक्सर छुड़ाने लगते हैं। जान से प्यारे लोग भी अक्सर जान छुड़ाने लगते हैं। धूप पड़ी तो अपने आंगन भी पैर जलाने लगते हैं। वाह 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 वाह। अभी एक लाइन और है। ओके ओके। अभी भी वक्त है, पढ़ लो, वरना घर वाले भी कुछ टाइम बाद साथ छुड़ाने लगते हैं। वाह वाह वाह। आज टॉक्सिक अभी नहीं भी है। वक्त है, तू रुक जा, वरना हमारे कानों से खून निकलने लगते हैं। नहीं, आज तो अच्छी है, आज अच्छी है मैम। अभी भी वक्त है मनीष, सुधर जा, नहीं तो अर्जुनास के कान से खून निकलने लगते हैं। वाह वाह वाह। नहीं यार, आज अच्छी थी। आज बच्चे बताइए, आज टॉक्सिक नहीं थी। आज टॉक्सिक नहीं थी, सही बात है, आज बहुत अच्छी। लिखा तो मुझको भी नहीं पता। देखो खुद ही कह रहे हो, उस दिन तो मैंने क्या लिखा था मुझे खुद ही को नहीं पता है। वाह मनीष, बहुत अच्छी शायरी थी। इसके लिए मैं तेरे को 5 रुपए भी देने वाली हूँ, ठीक है? यार मनीष देखो, तुम लोगों के लिए कितना सोचता है भाई, सोचो। अगर पढ़ लो अभी भी वक्त है, वरना घर वाले भी जान छुड़ाने लगते हैं। देखो मजा आता है यार, क्लास के 2-4 मिनट मनीष ने इतने एंटरटेनिंग बना दिए हैं तुम्हें शायरी सुना सुना के, है ना? चलो इसी बात के साथ में बेटा, बहुत बढ़िया शायरी के साथ में हम क्लास की शुरुआत करते हैं। एक तो मैं इस जैकेट से परेशान हो गई हूँ बेटा, ये ऐसे चुभते हैं, तो मैं ना इसको ऐसे फोल्ड करके रखती हूँ ताकि ये मुझे चुभे ना, ठीक है ना? चलो इसी बात के साथ में बेटा आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमें पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड्स एंड एंजाइम, ठीक है ना? यस, न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने न्यूक्लिक एसिड्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दिया था, राइट? हाँ, कल हमने न्यूक्लिक एसिड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दिया था, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है ना? चलिए एक बारी क्विक रिवीजन करते हैं। मुझे सारे सपोलास बताएंगे हाउ इज द जोश इन द कमेंट सेक्शन, और फिर बेटा शुरू करते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो हमने कल की क्लास में बेटा क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने पढ़ा था लिपिड्स के बारे में। यस, समाप्ति एक्सप्रेस चलाया जाए मैम। तो लिपिड्स को हमने बोला था ऑयली, वैक्सी, ग्रीजी, चिपचिपे बेटा, चिपचिपे सब्सटेंसेस होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? लिपिड्स बोलते हैं। और लिपिड्स जो होते हैं वो पॉलीमर्स नहीं होते, लिपिड्स आर नेवर पॉलीमर्स। लिपिड्स को बोला जाता है एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। और एक्चुअल में देखा जाए तो लिपिड्स को क्लासिफाई किया जाता है सिंपल लिपिड्स में, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में
और डेराइव्ड लिपिड्स में। तो एनसीईआरटी ने सिर्फ सिंपल लिपिड्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, बाकी कॉन्जुगेटेड लिपिड में एक फॉस्फोलिपिड का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है लेसिथिन का, और बेटा डेराइव्ड लिपिड्स में स्टेरॉइड्स या फिर कोलेस्ट्रॉल के बारे में सिर्फ एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बाकी और एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। लेकिन सिंपल लिपिड्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है और उन्होंने कहा है कि एक लिपिड जो होता है वो सिंपली एक फैटी एसिड भी हो सकता है, वो सिंपली एक ग्लिसरॉल भी हो सकता है, और वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है। तो जब आप बेटा बोलते हो ग्लिसरॉल इज अ लिपिड, तो ग्लिसरॉल होता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ऐसा ही आपने बनाया था, ग्लिसरॉल इज अ लिपिड, ग्लिसरॉल इज अ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। Fatty acid is also a lipid. Fatty acid is a long chain of hydrocarbon with a carboxylic group attached to it. This R can have बेटा 1 से लेके 19 कार्बन, यानी कि किसी भी फैटी एसिड में टोटल मिला के अगर इस कार्बोक्सिलिक के कार्बन को देखो तो मैक्सिमम किसी भी फैटी एसिड के अंदर 20 कार्बन हो सकते हैं। ये जो लॉन्ग चेन है फैटी एसिड की बेटा, ये लॉन्ग चेन में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है और डबल बॉन्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है अब इसी पर कि वो सैचुरेटेड होगी, सैचुरेटेड में कोई डबल बॉन्ड्स नहीं होते, या अनसैचुरेटेड होगी जिसके पास डबल बॉन्ड होते हैं। सैचुरेटेड में एनसीईआरटी ने तो सिर्फ पामिटिक एसिड के बारे में दिया हुआ है, अनसैचुरेटेड में एनसीईआरटी ने केवल अराकिडोनिक एसिड के बारे में दिया हुआ है। इसमें 20 कार्बन होते हैं, इसमें बेटा 16 कार्बन होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए, स्टीयरिक एसिड और मैंने आपको बताया अराकिडिक एसिड, राइट। अराकिडिक में 20 कार्बन है, ये अराकिडिक है, ये अराकिडोनिक है। स्टीयरिक में होते हैं 18 कार्बन। बाकी इसके नाम भी बहुत इजी थे याद करना। ओलिक एसिड, ओलिक के आगे लिन लगा दो तो लिनोलिक एसिड, लीनो के बीच में एन लगा दो तो लीनो के बीच में एन लगा दो, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक लेनिक एसिड। इसमें 18, इसमें 18, इसमें 18, इसमें 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड एंड 4 डबल बॉन्ड। ये आपने बेटा फैटी एसिड्स बनाए। तो सिंपली एक फैटी एसिड भी बेटा लिपिड है, सिंपली एक ग्लिसरॉल भी एक लिपिड है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी लिपिड बनता है। जब आप यहाँ पे बेटा एक फैटी एसिड को जोड़ते हो तो -H2O होता है, और जो बॉन्ड बनता है वो बनता है द एस्टर बॉन्ड, इसीलिए उसे बोला जाता है एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, राइट। दो फैटी एसिड जोड़ दोगे तो डाइग्लिसराइड, 3 फैटी एसिड जोड़ दोगे तो ट्राइग्लिसराइड्स। हमेशा याद रखिए ग्लिसरॉल हमेशा एक ही होता है, जो चीज वेरी करती है दैट इज नंबर ऑफ फैटी एसिड्स, जिस पर डिपेंड करके मोनो, डाई या ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं। जो चीज हम फैट्स खाते हैं, लिपिड्स जो हम खाते हैं, दे आर एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड्स, और ट्राइग्लिसराइड्स में 2 होते हैं, एक होते हैं लिक्विड एट रूम टेम्परेचर जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑयल्स, एंड देन यू हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले, दोज आर योर बटर, फैट्स बोलते हैं उसको, एग्जाम्पल्स है बटर एंड घी। इसके तो बेटा ऑयल के एग्जांपल्स ऑयल्स ही होंगे, ठीक है ना। कॉन्जुगेटेड लिपिड में क्या होता है, लिपिड के साथ में एक नॉन लिपिड पार्ट भी जुड़ा होता है, और वो नॉन लिपिड पार्ट को एक फॉस्फेट हो सकता है, शुगर हो सकता है, जैसे काइलोमाइक्रॉन मैंने बताया, बहुत ठंडा हो रहा है, जैसे काइलोमाइक्रॉन आपको मैंने बताया था, और आपने जिंदगी में काइलोमाइक्रॉन कभी नहीं सुना मैम, ये तो दूर दूर तक सुना हुआ नहीं लग रहा है। वो भी कॉन्जुगेटेड लिपिड होता है, लिपिड के साथ प्रोटीन पार्ट एसोसिएटेड होता है। मैंने आपको एक फॉस्फोलिपिड बताया लेसिथिन, जो कि सेल मेम्ब्रेन सिक्रीट करती है, जैसे कि एल्वियोलर मेम्ब्रेन सिक्रीट करती है। लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड। लेसिथिन में क्या हुआ था बेटा, इसके साथ एक फैटी एसिड जुड़ा था, इसके साथ एक फैटी एसिड जुड़ा था, और इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ था। तीसरे वाले जगह पे एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ था। इस फॉस्फेट के साथ में एक और ग्रुप जुड़ा हुआ था जिसे हम बोलते हैं कोलिन, जिसे हम बोलते हैं कोलिन, राइट। ये स्ट्रक्चर आपने लेसिथिन का बनाया। आपने कोलेस्ट्रॉल का भी स्ट्रक्चर बनाया था, विच इज अ डेराइव लिपिड। डेराइव लिपिड में स्ट्रेट फैटी एसिड जैसे चेन नहीं होते, उनमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपने कोलेस्ट्रॉल बनाया विच इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर, 27 कार्बन का होता है। एसिटिक एसिड इसका प्रिकर्सर होता है, और आगे जाके ये 27 कार्बन वाला फ्यूज कार्बन रिंग्स वाले कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। कल हमने यहां तक पढ़ा, फिर हमने न्यूक्लिक एसिड भी स्टार्ट किया था। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पहली बारी WBCs, जो डेड WBCs होती है ना, पस सेल्स होते हैं, उनके न्यूक्लियस में से मिला था। एसिडिक इन नेचर था, इसीलिए इसे बोला जाता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स बेटा 2 प्रकार के होते हैं, RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड और DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। चाहे RNA हो बेटा, चाहे DNA हो, इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं
न्यूक्लियोटाइड्स। तो आपकी न्यूक्लिक एसिड्स भी पॉलीमर होती है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स किससे बने होते हैं बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है नाइट्रोजनस बेस, एक होता है शुगर और एक होता है फॉस्फेट। एक न्यूक्लियोटाइड में और एक न्यूक्लियोसाइड में केवल एक फॉस्फेट का अंतर होता है। अगर मैं कहूं बेटा कि न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, तो ये वाली बात भी सही होगी। न्यूक्लियोटाइड बराबर क्या? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है कि केवल उसमें नाइट्रोजनस बेस है और शुगर है, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं है। तो अगर मैं उसी न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ऐड कर दूं तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना? आपका कोई भी बेटा डीएनए हो या आरएनए हो, उसमें फॉस्फेट तो H3PO3 के फॉर्म में ही प्रेजेंट है, H3PO4 जो फॉस्फोरिक एसिड है उसी फॉर्म में प्रेजेंट है। आपका जो शुगर है, अगर वो बेटा आरएनए का शुगर है तो वो राइबोस शुगर होगा, डीएनए का शुगर है तो डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा, लेकिन बेटा बीटा फॉर्म ही एग्जिस्ट करता है शुगर में। अगर आपके नाइट्रोजनस बेसिस की बात करो तो वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन्स, एक होते हैं पायरिमिडीन्स। देखो प्यूरिन्स जो है एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन जो है बेटा वो डीएनए में भी होता है, वो आरएनए में भी होता है। लेकिन जो पायरिमिडीन्स होते हैं, इनमें से 2 पायरिमिडीन्स आपके डीएनए में है, 2 पायरिमिडीन्स आपके आरएनए में है। जो पायरिमिडीन दोनों में पाया जाता है दैट इज साइटोसिन। एक पायरिमिडीन जिसे क्या बोलते हो यूरासिल, वो आरएनए में है और थाइमीन वो डीएनए में है। टोटल बेटा 4 ही नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए में, 4 ही नाइट्रोजनस बेसिस आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? यस तो शुरू करें फिर। आज स्ट्रक्चर्स बनाने हैं हमें। देखो आज हम नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर्स बनाने वाले हैं और हम नाइट्रोजनस बेसिस में सबसे पहले प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स का एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर देखेंगे। थैंक यू भैया। और फिर बेटा हम बनाएंगे स्पेसिफिक प्यूरिन को और स्पेसिफिक पायरिमिडीन को। ठीक है ना? कोई दुखदर समस्या नहीं है। अब देखो बेटा रटना नहीं है, आप जब आगे 12वीं कक्षा में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी पढ़ोगे ना, वहां पे भी ये स्ट्रक्चर्स तुम्हें काम में आएंगे। पहले तो एनसीईआरटी में बेटा डीएनए आरएनए वाला जो ये वाला न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक है, इसे इसमें बहुत डिटेल में दिया होता था, बहुत तो नहीं, बट अब अभी जो दिया हुआ है ना इससे थोड़ा सा ज्यादा ही दिया होता था, बट अभी तो डिलीट कर दिया वो वाला पोर्शन। बट एटलीस्ट अब ये स्ट्रक्चर्स जितने भी पढ़ के जा रहे हो ना, ये आपको मॉल बायो में काम आएंगे 12वीं कक्षा में। ठीक है ना? देखो जब भी आप प्यूरिन्स या पायरिमिडीन्स किसी भी नाइट्रोजनस बेसिस को बनाते हो ना, इनकी रिंग्स जो होती हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं। इनका जो स्ट्रक्चर आप बनाओगे, रिंग्स बनाओगे, ये हेट्रोसाइक्लिक होती है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है रिंग्स विद डिफरेंट एटम्स, एक ऐसी रिंग जिसमें डिफरेंट एटम्स हो। तो अगर आप एक प्यूरिन के स्ट्रक्चर को बनाते हो तो कैसी बनती है बेटा, जरा देखो। अब मैं कौन सा प्यूरिन बना रही हूं अभी मैं वो नहीं बोल रही हूं, मैं बोल रही हूं इन जनरल जब हम प्यूरिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहां एक नाइट्रोजन है, यहां एक नाइट्रोजन है, यहां एक नाइट्रोजन है, यहां एक नाइट्रोजन है। ठीक है ना? तो रिंग्स विद डिफरेंट एटम्स, देखो ना, रिंग में नाइट्रोजन भी आ गया और रिंग में कार्बन भी आ गया। कौन से पोजीशन पे नाइट्रोजन को लगाया ये ध्यान रखो। एक इसमें ऐसे फ्यूज्ड 2 रिंग्स होती है, इसमें तो बेटा एक सिंगल रिंग ही होती है। यहां नाइट्रोजन होता है और यहां नाइट्रोजन होता है। अब बेटा देखो इसमें एक ही रिंग है, इसमें 2 रिंग्स होती हैं, इनकी नंबरिंग आपको याद रखनी है। देखो इसकी नंबरिंग आपको याद रखनी है। जब आप प्यूरिन में रिंग की नंबरिंग करते हैं तो पहला जो रिंग होता है इसमें एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग होती है। यहां से नंबरिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6, इसमें एंटी क्लॉकवाइज किया, और फिर यहां क्लॉकवाइज होती है 7 8 9। ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूं क्योंकि अगर आपको किसी भी प्यूरिन या किसी भी पायरिमिडीन का केमिकल नेम बता दिया जाए तो आप बहुत आसानी से उसके स्ट्रक्चर्स को बना सकते हो, अगर आपको किसी भी प्यूरिन का या किसी भी पायरिमिडीन का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पता है। वैसे ही पायरिमिडीन में नंबरिंग बेटा होती है क्लॉकवाइज, और इसकी जैसे नंबरिंग बेटा उस वाले नाइट्रोजन से चालू हुई थी, इसकी नंबरिंग यहां से चालू होती है 1 2 3 4 5 6। तो इसकी नंबरिंग तो क्लॉकवाइज हुई है, इसकी बेटा क्लॉकवाइज भी है, एंटी क्लॉकवाइज भी है। अरे लैंडस्केप बेटा अपने मर्जी से बनाओ भैया, ठीक है?
ये आधा ही टाइम तक, आधे घंटे तक लैंडस्केप पोर्ट्रेट ही करते रह जाएंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा, गाना सुना लेंगे, उसके बाद आप पोर्ट्रेट ही करते रहना, ठीक है। चलो, यहां हो गई एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट रिंग में और यहां हो गई क्लॉकवाइज। दिस इज अ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन, दैट इज अ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ पायरिमिडीन। और यहां ऐसे बॉन्ड्स होते हैं। डबल बॉन्ड कहां कहां है एक बारी देख लो। ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी प्यूरिन को कैसे बनाया, किसी भी पायरिमिडीन को बेटा कैसे बनाया, ठीक है ना। यस, अब बेटा हम बनाने जा रहे हैं स्पेसिफिक प्यूरिन्स को और स्पेसिफिक पायरिमिडीन्स को। आपको 3 पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, यूरासिल, थाइमीन एंड साइटोसिन, और आपको 2 प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। अगर मैं आपको बेटा सिर्फ इनके केमिकल नेम बता दूं ना, तो अब आपको अगर ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पता है तो आप खुद ही बेटा ये स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको कहूं एडेनिन होता है 6 अमाइनो प्यूरिन, तो तुम आराम से बना लोगे। या फिर मैं बोलूंगी कि गुआनिन होता है 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, तो तुम आराम से बना सकते हो, ठीक है ना। तो चलो इसको बनाते हैं। देखो, डन डनाडन डन हो गया है तुम्हारे यहां तक। अगर हो गया है तो एक थम्स अप दे दो यार, अगर हो गया है तो एक थम्स अप दे दो। अब हम नेक्स्ट बेटा पहले प्यूरिन्स को बनाते हैं और फिर हम पायरिमिडीन्स को बनाते हैं, ठीक है ना। डन डन। चलो, अब हम सबसे पहले, अरे यार प्यूरिन कहाँ है, पायरिमिडीन तो लिखा ही हुआ है, वेयर इज प्यूरिन। चलो प्यूरिन लिखा नहीं है तो हम खुद ही बनाते हैं। सबसे पहले हम मैम बनाने जा रहे हैं प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर, और प्यूरिन्स में हम बनाएंगे इन दोनों को। इस साइड में हम बना देते हैं एडेनिन। एडेनिन को ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, ए फॉर एडेनिन, एडेनिन बेस पेयर्स विद थाइमीन, है ना। एडेनिन हो गया, और इस साइड में मैं कौन से प्यूरिन को बनाने जा रही हूं, गुआनिन। गुआनिन को हम जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं एडेनिन जो होता है मैम, एडेनिन का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया है, स्टार मार्क कीजिए। एडेनिन होता है 6 अमाइनो प्यूरिन, एडेनिन होता है 6 अमाइनो प्यूरिन। अब आप खुद से बनाइए कैसे 6 अमाइनो प्यूरिन को बनाएंगे। गुआनिन होता है 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। कहीं से डबल बॉन्ड अगर हटना होगा तो देख लीजिएगा कहां से डबल बॉन्ड हटने वाला होगा। तो मैम आपने हमें एक प्यूरिन का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है। सबसे पहले तो मैं उस प्यूरिन के एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। ये एक प्यूरिन का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, मैं डबल बॉन्ड अभी नहीं बना रही हूं। दिस इज द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन, और इसकी नंबरिंग भी मैम आपने बताई है कि यहां से चालू हुई, और फर्स्ट वाले में हो गई आपकी एंटी क्लॉकवाइज, और सेकंड वाले में हो गई आपकी क्लॉकवाइज 7, 8, 9। सेम मैम यहां पे भी मेरे को प्यूरिन ही बनाना है, तो मैं प्यूरिन का एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना लेती हूं। प्यूरिन का एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना लेती हूं, ठीक है ना। N N N N, ठीक है ना। और यहां पे मैं नंबरिंग कर लेती हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब मुझे अगर इसे बेटा एडेनिन बनाना है तो एडेनिन पे बेटा मेरे को 6 पोजीशन पे अमाइनो लगाना है। अगर मैंने 6 पोजीशन पे अमाइनो लगा दिया तो वो मेरा एडेनिन बन गया। अभी भी यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड रहेगा, कहीं से भी डबल बॉन्ड नहीं हटा, ये बन गया एडेनिन का स्ट्रक्चर। लेकिन जब मुझे गुआनिन बनाना है तो गुआनिन पे 2nd पोजीशन पे अमाइनो है, 2nd पोजीशन पे तो अमाइनो लगा दिया, और 6th पोजीशन पे ऑक्सी है। ऑक्सी को ऐसे लगाया जाता है डबल बॉन्ड हो, ये ऑक्सी है, 6th पे ऑक्सी है, ये गुआनिन है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये वाला डबल बॉन्ड अभी मैं नहीं लगा पाऊंगी, क्योंकि बेटा कार्बन की फिर 5 हो जाएंगी, 2, 2, 4 और 5, इतनी वैलेंसी थोड़ी है। तो ये वाला डबल बॉन्ड मुझे हटाना पड़ेगा। यहां हो गया बेटा बॉन्ड, यहां हो गया बेटा बॉन्ड, और यहां हो गया बेटा बॉन्ड। ये हो गया आपका गुआनिन। मुझे बताओ बेटा इस स्ट्रक्चर को बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम, इन स्ट्रक्चर्स को बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए। यस,
what you have to simply remember is the standard structure of the purines, standard structure of pyrimidines and their chemical names. अगर आपको उनके chemical names पता है तो आप obviously बेटा बहुत आसानी से बना पाओगे कि 6 amino purine कैसे बनना है, 2 amino 6 oxy purine कैसे बनना है. It's quite easy. ठीक है ना? Crystal clear. And now have you all made it? क्या आप लोगों ने बेटा इसको बना लिया, या फिर मुझे दिख नहीं रहा है मैम? भूली नहीं हूं मैं अभी तक. ठीक है ना? आपको दिख नहीं रहा है? आर यू ब्लाइंड? तो प्लीज मेरी मदद करे बेटा. बॉन्ड कहां लगाना है कैसे पता चलेगा साक्षी? केमिस्ट्री पढ़ने से. भाई नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, मैंने यहां दिखाया नहीं है. हाइड्रोजन हम बनाते नहीं है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. कई बार हम हाइड्रोजन बनाते नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन है. ऐसे याद रखिए कि हाइड्रोजन होता है. अगर कहीं पे मैंने बनाया नहीं है तो हाइड्रोजन होगा डेफिनेटली. डन हो गया है? चलिए अब हम बनाने जा रहे हैं बेटा पायरिमिडीन्स को. पायरिमिडीन्स में सबसे पहले मैं यूरासिल इसीलिए बना रही हूं क्योंकि यूरासिल आरएनए में होता है और आरएनए पहले आया तो आपका यूरासिल भी पहले आया होगा. इनफैक्ट यूरासिल से ही मॉडिफाई होके थाइमिन बना था जो कि आपके डीएनए में मिलता है. साइटोसिन तो डीएनए आरएनए दोनों में मिलता है ना बेटा, लेकिन आरएनए में मिलता है यूरासिल और आरएनए से ही मॉडिफाई होके बनता है थाइमिन जो कि आपके डीएनए में मिलता है. और पहले आरएनए आया धरती पे तो आरएनए का जो नाइट्रोजनस बेस था वो भी पहले आया, यूरासिल पहले आया. और यूरासिल में म्यूटेशंस हुई थी बेटा. म्यूटेशन का मतलब चेंज हुआ था. यूरासिल में जब म्यूटेशन हुई तो वो कन्वर्ट हुआ थाइमिन में. अभी देखो कैसे बनाना है. इट इज सो इजी. पहले तो मैं सबके लिए पायरिमिडीन का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना देती हूँ. सबके लिए पायरिमिडीन का एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना देती हूँ, चाहे फिर वो यूरासिल हो, चाहे फिर वो थाइमिन हो, चाहे फिर वो साइटोसिन हो. ठीक है ना? सबसे पहले हम इनका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं और इनकी बेटा नंबरिंग कर देते हैं. लेट अस डू द नंबरिंग. 1 2 3 4 5 and 6. 1 2 3 4 5 and 6. 1 2 3 4 5 and 6. मैंने डबल बॉन्ड नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पे कई जगह पे आपको बॉन्ड हटाना पड़ेगा. जैसे आपने यूरासिल को अगर बनाना है तो यूरासिल इज 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन. ये भी एनसीईआरटी में है, स्टार मार्क कर रही हूं. डाईऑक्सी पायरिमिडीन, 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन. बना लीजिए इसको खुद ही, बना लीजिए इसको खुद ही. थाइमीन होता है, या तो इसको सिंपली ये बोल दो 5 मिथाइल यूरासिल. हम कहते हैं ना कि यूरासिल पे ही चेंज हुआ तो वो बना आपका थाइमीन. और साइटोसिन होता है, साइटोसिन होता है 4 अमाइनो 2 ऑक्सी पायरिमिडीन. बना लो सारे स्ट्रक्चर्स खुद ही. देखो सारे स्ट्रक्चर्स बेटा खुद ही बना लो. देखो आपने बेटा 2 पे किया ऑक्सी, 4 पे भी किया ऑक्सी, 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन. अब यहां पे भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहां पे भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा क्योंकि इस कार्बन पे भी 2 डबल बॉन्ड ऑलरेडी लग गए हैं और 3 और 4. यहां पे भी बेटा 2 लगे हुए हैं, 3 और 4. तो ये वाले डबल बॉन्ड्स नहीं आएंगे, ये सिर्फ यहां पे आएगा. दिस इज कॉल्ड एज यूरासिल. और यूरासिल से ही आगे जाके बेटा बना, आरएनए से ही आगे जाके डीएनए आया. तो आरएनए का यूरासिल जो था, सेम टू सेम यूरासिल की 5th पोजीशन पे अगर मिथाइलेशन कर दो, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दो तो वही बन जाता है बेटा थाइमीन. यहां मिथाइल ऐड कर दिया, बाकी सारी चीजें सेम, बाकी सारी चीजें सेम. दिस कन्वर्ट्स इनटू थाइमीन. तभी तो आप थाइमीन को क्या बोलते हो बेटा? थाइमीन को आप बोलते हो 5 मिथाइल यूरासिल. या तो 5 मिथाइल यूरासिल बोल दो, या तो बोल दो 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन. इट इज द सेम थिंग. बिल्कुल यूरासिल जैसा है, बस 5th पोजीशन पे आपने मिथाइलेशन कर रखी है. जब आप साइटोसिन की बात करते हैं तो साइटोसिन के भी 2nd पोजीशन पे, देखो हर किसी के 2nd पोजीशन पे पायरिमिडीन में ऑक्सी है. इसके 2nd पे ऑक्सी होता है, 4th पे अमाइनो होता है.
तो ऐसे याद रखने में आसानी है कि इन सबके बेटा सेकेंड पोजीशन पे तो ऑक्सी ही है, और ये स्ट्रक्चर याद रहेगा तो ये भी याद रह जाएगा। और इसके अलावा यहाँ अमाइनो है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, दिस बिकम्स साइटोसिन। खत्म, इजी इजी। बताओ, हमने बेटा सारे प्यूरीन्स और सारे पायरिमिडीन्स को बना लिया, यानी कि अभी हमने बेटा क्या कर लिया है, अभी हमने फॉस्फेट बना लिया, अभी हमने शुगर का डायग्राम तो हमने पहले ही बना लिया था जब हमने बेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े थे मोनोसैकेराइड्स में, और अभी हमने बेटा सारे नाइट्रोजनस बेसेस को भी बना लिया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू मेक, अब क्या बनाने वाले हैं, अब मैं आपको एक बेटा न्यूक्लियोटाइड दिखाती हूँ कि एक न्यूक्लियोटाइड की शक्ल कैसी दिखती है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपके किसके, डीएनए आरएनए के। तो एक न्यूक्लियोटाइड बना के दिखाती हूँ, न्यूक्लियोटाइड में ही आपको न्यूक्लियोसाइड भी नजर आ जाएगा, वो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना। डन डनाडन डन हो गया, तो एक वो दे दो, थम्स अप दे दो, मैं बोलने वाली थी एक थाइमिन दे दो। ऑल करेक्ट मैम, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है ना। डन, चलो अब हम एक न्यूक्लियोटाइड बना के देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब होता है मैम, न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है इसमें तीन चीजों को कंबाइन करना है, हमें तीन चीजों को कंबाइन करना है। तो एक नाइट्रोजनस बेस होगा, एक शुगर होगा, एक फॉस्फेट होगा। तो बेटा देखो, मैं आपको डायरेक्टली दिखा रही हूं, आप किसी का भी न्यूक्लियोटाइड बना सकते हो, चाहे डीएनए का बनाओ चाहे आरएनए का बनाओ, पर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, पेंसिल से बनाना, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी अभी यहाँ, फिर आप बनाना स्टार्ट करना। मैं एक शुगर बना रही हूं और आप मुझे बताना ये मैंने क्या बनाया हुआ है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये मैंने किसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मुझे कमेंट्स में बताओ। मुझे कमेंट्स में बताओ ये मैंने किसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। जिसने फ्रक्टोज बोला ना, हे भगवान, ये राइबोज बिल्कुल नहीं है, ये है बीटा डी ऑक्सी राइबोज। जिसने भी बीटा डी ऑक्सी राइबोज बोला है उसका करेक्ट आंसर है, दिस इज अ बीटा डी ऑक्सी राइबोज। आपने सेकेंड कार्बन पर आपने यहां पर ऑक्सीजन नहीं लगाया हुआ है, सिर्फ हाइड्रोजन लगाया हुआ है, तो डी ऑक्सीजनेशन आपने कर दी है सेकेंड कार्बन पर राइबोस की, तो पहली बात तो वो डी ऑक्सी राइबोस बन जाता है। प्लस आपने जो फर्स्ट कार्बन है फंक्शनल ग्रुप कार्बन, उस पर OH की पोजीशन ऊपर रखी हुई है, तो ये अल्फा फॉर्म नहीं है, ये बीटा फॉर्म है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? यस। सो सेकेंड कार्बन पर मैंने हाइड्रोजन लगाया हुआ है, सेकेंड कार्बन पर डीऑक्सीजनेशन होता है। ये बात तो समझ में आ रही है कि दिस इज अ बीटा डीऑक्सी राइबोज। आप इसे डीऑक्सी बनाओ चाहे आप इसे राइबोज बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आपका टेस्ट कर रही थी, ठीक है ना। अब बेटा देखो, ये तो मैंने एक शुगर बना दिया। अच्छा एक चीज आप ध्यान दो, मैंने यहाँ पे जो कार्बन की नंबरिंग की है ना, वो मैंने नंबरिंग ऐसे की है, प्राइम लगा दिया है मैंने जैसे आपको मोनोसैकेराइड्स में पढ़ाया था 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो मैंने यहाँ पे जो है ना बेटा, इसको 1 2 3 4 करने की जगह 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम करके किया हुआ है। आपको पता है ऐसा मैंने क्यों किया है? इनफैक्ट जब आप बेटा डीएनए आरएनए को, आपको थोड़ा बहुत तो डीएनए का ज्ञान होगा ना, कि डीएनए का जो आप स्ट्रैंड्स लिखते हो, डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर डीएनए को जो रिप्रेजेंट करते हो, मुझे नहीं पता कि कोविड वाले बच्चे कितना समझ के आए हैं, बट डीएनए की स्ट्रैंड्स को ऐसे लिखा जाता है बेटा, 5 प्राइम से 3 प्राइम। एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के एंटी पैरेलल होती है, क्योंकि एक स्ट्रैंड का 5 प्राइम दूसरे स्ट्रैंड के 5 प्राइम के अपोजिट होता है। दिस इज एंटी पैरेलल डीएनए का स्ट्रैंड। डीएनए को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऑन वन साइड, और दूसरा वाला जो स्ट्रैंड होता है डीएनए का वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, बट एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना।
अगर आपको बेटा बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है तो बेटा पढ़ाई करो, पहली बात, ठीक है ना। यहाँ पे बताने से अच्छा है कि पढ़ो लिखो। और बाकी मैं तुम्हें अभी यहाँ पे बताऊंगी, क्योंकि 12वीं कक्षा में तुम पढ़ने वाले हो। ये प्राइम वर्ड यूज किया ना, जो ये प्राइम वर्ड हम यहाँ पे बेटा बताएंगे, ठीक है ना। देखो सुनो अब मेरी बात बेटा, हम यहाँ पे शुगर में 1 2 3 4 क्यों नहीं लिख रहे हैं मैम? जब हमने शुगर्स पढ़े थे, मोनोसैकेराइड्स पढ़े थे, तब तो आपने ये प्राइम वर्ड यूज नहीं किया था। अब आप इसमें प्राइम वर्ड यूज क्यों कर रहे हो मैम? 1 पे 1 प्राइम क्यों लिख रहे हो, 2 पे 2 प्राइम क्यों लिख रहे हो, या 5th वाला जो कार्बन है उस पे 5 प्राइम क्यों लिख रहे हो? हम इसीलिए लिखते हैं बेटा, क्योंकि जब आप इस शुगर के साथ में नाइट्रोजनस बेस अटैच करते हैं, मैं आपको बॉन्ड डायरेक्ट बना के दिखा रही हूँ, मतलब मैं आपको डायरेक्ट बेटा अटैचमेंट दिखा रही हूँ। जो नाइट्रोजनस बेस होता है ना बेटा अपना, वो नाइट्रोजनस बेस इस फर्स्ट कार्बन के ऊपर अटैच्ड होता है। ये फर्स्ट कार्बन के साथ यहाँ जो OH है ना, यहाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनती है। कैसे बनती है जरूरत नहीं है, कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जरूरत नहीं है। बेसिकली नाइट्रोजनस बेस जो है इस फर्स्ट कार्बन पर, ये जो OH था इसके साथ में इंटरेक्शन होता है, चाहे एडेनिन हो, चाहे ग्वानिन हो, चाहे साइटोसिन हो, चाहे थाइमीन हो, वो नाइट्रोजनस बेस इसी पोजीशन पे अटैच होता है, चाहे कोई भी नाइट्रोजनस बेस हो। अब बेटा नाइट्रोजनस बेस में भी तो हम नंबरिंग करते हैं ना, नाइट्रोजनस बेस में भी तो हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। अभी अभी तो नंबरिंग की थी तुमने, उसके नंबरिंग को इसके नंबरिंग से कैसे डिफरेंट करोगे बेटा? उसकी नंबरिंग और इसकी नंबरिंग तो सेम हो जाएगी। तो इसीलिए बेटा हम क्या करते हैं ना, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस में भी हम 1 2 3 4 करके ही नंबरिंग करते हैं, तो हम शुगर की जो नंबरिंग होती है उसको नाइट्रोजनस बेस के नंबरिंग से डिफरेंशिएट करने के लिए नाइट्रोजनस बेसिस में 1 2 3 4 रखते हैं, और इसकी नंबरिंग में हम 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम और 5 प्राइम का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या? क्या बेटा मैं ये कह सकती हूं कि अगर मैंने इस कंपोनेंट को सिर्फ इतना ही छोड़ दिया होता, और इतना ही छोड़ दिया होता का मतलब बेटा कि एक बीटा डीऑक्सीराइबोज है मान लो, यानी कि एक शुगर है और साथ में एक नाइट्रोजनस बेस है, क्या मैं यहां से लेके नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर को एक न्यूक्लियोसाइड कह सकती हूं? क्या मैं इस स्ट्रक्चर को एक न्यूक्लियोसाइड कह सकती हूं बेटा? बताओ, कल ही तो आपने पढ़ा है। क्या मैं यहां से लेके यहां तक के स्ट्रक्चर को एक न्यूक्लियोसाइड कह सकती हूं? क्या न्यूक्लियोसाइड इज अ शुगर along with the nitrogenous base, क्या हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों? इट इज अ न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर मैं इसी न्यूक्लियोसाइड के साथ में एक फॉस्फेट अटैच कर देती हूं तो वो क्या बन जाएगा बेटा? आपका न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा बेटा। यस, आपको एग्जैक्टली ये चीज पता होनी चाहिए कि शुगर के साथ कौन सी जगह पे मैंने नाइट्रोजनस बेस अटैच किया हुआ है, कौन सी जगह पे मैं फॉस्फेट अटैच करूंगी। तो फॉस्फेट कहां अटैच होता है पता है बेटा? फॉस्फेट यहां अटैच होता है। लेट मी मेक अ फॉस्फेट फर्स्ट, H3PO4, यस, फॉस्फेट इस जगह पे अटैच होता है बेटा जिस जगह पे आपका क्या है बेटा, जिस जगह पे आपका ये 5 प्राइम कार्बन है, और इनके बीच में फिर बेटा H2O लॉस होता है, और जब इनके बीच में H2O लॉस होता है तो बेटा आपकी बॉन्ड बनती है जिसे बोला जाता है, अभी देखो कौन सा बॉन्ड बोला जाएगा। देखो ये जो CH2OH था और यहाँ पे POH था, यहाँ पे H2O का लॉस होता है। मैंने डायरेक्ट अटैच करके आपको दिखा दिया। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे भी एक एस्टर बॉन्ड? अब मैंने फॉस्फेट जोड़ दिया, मतलब कि यहां से लेके इस पूरे स्ट्रक्चर को एक न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। न्यूक्लियोसाइड along with the phosphate is a nucleotide. Can we make a diagram? Obviously beta you need to make a diagram. Now can you see this bond? Can you see this bond? Can you see this bond? क्या ये आपको ऐसा दिख रहा है बेटा? ये बॉन्ड, क्या ये बॉन्ड आपको ऐसा दिख रहा है बेटा? R डबल बॉन्ड OR। यहां पे ये R क्या है? फॉस्फेट, डबल बॉन्ड O एंड कार्बन। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? ये भी एक एस्टर बॉन्ड है, लेकिन इस एस्टर बॉन्ड को क्योंकि फॉस्फेट की मदद से बनाया जाता है
तो इसे बोला जाता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोला जाता है बेटा? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? एस्टर बॉन्ड तो है ही, लेकिन क्योंकि इस एस्टर बॉन्ड को किसने बनाया? एक फॉस्फेट की मदद से बनाई है एस्टर बॉन्ड, इसीलिए इसे बोला जाता है बेटा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। सिंपल। सो अगर आपसे पूछा जाए मैम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड किधर को है, तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट इन दी और इट इज फॉर्म्ड विद इन अ न्यूक्लियोटाइड बिटवीन द फॉस्फेट एंड द शुगर। ठीक है ना? वाई एंटी पैरेलल अभी मैं बता देती हूं। वैसे बेटा वैसे आपके एंटी पैरेलल को समझाने के लिए पूरे आरएनए का स्ट्रक्चर डीएनए का स्ट्रक्चर समझाना पड़ेगा, जो कि आपकी एनसीईआरटी से ना बेटा डिलीट कर दिया है, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ आपके क्यूरियोसिटी के लिए। ठीक है ना? अब बेटा मेरी बात समझो, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। इस तरीके के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब जुड़ते हैं तब क्या बनता है? आपका न्यूक्लिक एसिड, आपका डीएनए या फिर आपका आरएनए, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा शुगर है, कौन से नाइट्रोजनस बेस है। तो इस तरीके से बेटा आपके न्यूक्लियोटाइड 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 जुड़ते हैं तो बनता है आपका न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना? एंटी पैरेलल वाला कंसेप्ट समझाने के लिए बेटा देखो समझा तो मैं तो, ये टॉपिक है बेटा, ये पूरा एक टॉपिक है, ये एक मतलब ये पूरा टॉपिक है बेटा, समझ रहे हो? इट्स नॉट 5 मिनट्स का थिंग, बट सिंस यू वांट टू नो, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक होमवर्क भी देके जाऊंगी, थोड़ा सा ट्राई करके देखना। ठीक है ना? पहले यहां तक बेटा बताओ कोई दुखदर्द समस्या? और अगर आप लोगों ने कर लिया है तो एक थम्स अप दे दो जल्दी, और आगे बढ़े। नहीं मयंक बेटा ध्यान से पढ़, वो किस चीज के लिए दिया हुआ है? वो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में दिया हुआ है। न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में डाइएस्टर बॉन्ड होता है। डन हो गया ना? अब मैं आपको एक ऐसी चीज बता रही हूं जो आप लोग पूछ रहे हैं, एनसीईआरटी में यहां तो नहीं दिया हुआ, पर आपको आगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काम तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना? एक सेकंड रुको। हाँ कुछ नहीं दिया हुआ है बेटा, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब देखो बेटा, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपको नोट करना है आप नोट करो, आपको नहीं करना है आप मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप अपना बेटा डीएनए आरएनए बनाते हो, मान लो मैं डीएनए बनाती हूँ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए में क्या होता है बेटा? डीएनए में आप इसे बोलते हो कि 2 स्ट्रैंड्स होती हैं जो एंटी पैरेलल होती है। आप नोट करना चाहो कर सकते हो, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। ज्यादा मैं टाइम इस पे बेटा नहीं लूंगी बिकॉज डिलीटेड टॉपिक है फिलहाल। 2 स्ट्रैंड्स विच आर एंटी पैरेलल, 2 स्ट्रैंड्स होती हैं बेटा जो एंटी पैरेलल होती है, हेलिकल होती है और एंटी पैरेलल होती है। अगर तुम एक स्ट्रैंड को ऐसे बनाते हो ना बेटा, इसमें तो मैं ब्रीफ में ही आपको समझा रही हूँ, यार ठंडा हो रहा है बहुत। तो एक स्ट्रैंड शुरू होता है 5 प्राइम से और एंड होता है 3 प्राइम पे। डिटेल में आप आगे बॉटनी में पढ़ोगे ही। ठीक है ना? यस स्नेहा बेटा पढ़ाई कर ले तो समझ में आ जाएगा। पिछली क्लास भी तूने अटेंड नहीं करी है, इसलिए अभी भी न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिफरेंस पूछ रही है। एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो जो दूसरी स्ट्रैंड होगी ना बेटा वो भी 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है, बट अपोजिट दिशा में। देखो मैंने ये जो दूसरी डीएनए की स्ट्रैंड बनाई है ना, ये भी 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी, बट ये 5 प्राइम से 3 प्राइम उल्टी दिशा में होगी। पहली स्ट्रैंड का जहां 3 प्राइम है ना, वहां दूसरे स्ट्रैंड का 5 प्राइम होता है, और जहां पहले स्ट्रैंड का 5 प्राइम है वहां दूसरे स्ट्रैंड का 3 प्राइम होता है। इसीलिए इसे एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही है, ऐसे हेलिकल नहीं होती। अगर आप लोगों को अभी भी लगता है ना बेटा कि डीएनए आरएनए कैसा है, डीएनए आरएनए ऐसे हेलिकल होता है, कितने सारे सपोलों को लगता है कि डीएनए आरएनए ऐसा होता है, ऐसे नहीं होता, आपस में ऐसे हेलिकल नहीं होता डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए आरएनए नहीं, डीएनए जो होता है वो पैरेलल होता है। पैरेलल की जगह एंटी पैरेलल क्यों बोला वो तो मैंने समझा दिया।
एंटी पैरेलल क्यों बोला वो तो मैंने समझा दिया, बट पैरेलल है का क्या मतलब है कि वो आपस में पैरेलल है। पैरेलल चीज ऐसे थोड़ी हो सकती है भाई। हाँ, पैरेलल बहुत सारे बच्चों को लगता है ना, पैरेलल है भाई, ऐसे नहीं है। ये हम बचपन से जो बनाते आ रहे हैं ना, वैसा नहीं होता। तो अगर आप अपने बालों को पकड़ो और मैं कहूं कि ये मेरे डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स है, तो डीएनए ऐसे नहीं होती है जैसे मैं अभी बना रही हूं, ये ऐसे ऐसे हेलिकल नहीं होती है, ऐसे हेलिकल थोड़ी होती है। ये स्ट्रैंड्स तो पैरेलल होती है एक दूसरे के। और पता है कहां हेलिकल होती है? एक कॉमन एक्सिस पर, एक एक्सिस है और ये कॉमन एक्सिस के ऊपर हेलिकल होती है। मतलब इसके ऊपर एक स्ट्रैंड ऐसे ऐसे घूम रही है, हेलिकल है, और दूसरी स्ट्रैंड भी इसके ऊपर ऐसे ऐसे ही घूमी हुई है, पर दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल है। तो दोनों स्ट्रैंड ऐसे पैरेलली रन करते हैं और इस कॉमन एक्सिस के ऊपर हेलिकल होते हैं। क्या आपको समझ आ गया बेटा मेरी बात? तो कहानी मैं अभी ज्यादा नहीं बता रही हूं, आपको आगे पढ़ना ही है मॉल बायो में। मैंने थोड़ा सा आपको बेटा बता दिया जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आप आगे ये भी समझोगे बेटा कि क्यों 5 प्राइम और 3 प्राइम लिखा जाता है, क्यों 5 प्राइम और 3 प्राइम लिखा जाता है, ये भी आगे तुम समझोगे, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है ना? यस। अरे जैसे स्पाइरल स्टेयरकेस होती है ना, सीढ़ियां होती है, तो सीढ़ियों के जो 2 वो है वो एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं, वैसा होता है। जैसे पुराने जमाने में ऐसी सीढ़ियां होती है, ओम शांति ओम में थी क्या ऐसे सीढ़ी? हाँ, स्पाइरल स्टेयरकेस जैसी होती है। बचपन से गलत ड्रॉ करते हैं। हाँ, तो तुम्हें पता है, देखो आप बचपन से पता है कैसे ड्रॉ करते हो? ऐसे ड्रॉ करते हो डीएनए को, ऐसे। डीएनए ऐसा नहीं होता है, डीएनए ऐसा थोड़ी होता है। ये दोनों आपस में पैरेलल है क्या? नहीं, तो ये तो गलत ड्राइंग होगी डीएनए की। ऐसा होता है डीएनए भाई, जो आपने बनाया वो भी सही है, और डीएनए ऐसा होता है। अगर एक स्ट्रैंड ऐसे है तो दूसरी वाली इसके पैरेलल होगी, समझ रहे हो? एक दूसरे के पैरेलल बनाना होता है, ना कि बबल्स बनाने होते हैं ऐसे। तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, समझ गए ना? आई होप बेटा बहुत ज्ञान की बातें मैं आपको समझा दी। कितनी बेसिक सी बात है जो हम कितने टाइम से गलत पढ़ रहे होते हैं, सोचो, इतनी बेसिक्स है ना? यस। चलिए अब बेटा हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? हमने एक डीएनए आरएनए पढ़ लिया, अब हम न्यूक्लियोटाइड पढ़ चुके हैं। एक और चीज मैं आपको बताने जा रही हूं, एक टेबल बनाओ, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना? एक छोटी सी टेबल बनाओ, बहुत छोटी सी टेबल है, और फिर एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, फिर एंजाइम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? और एक और बॉन्ड के बारे में मुझे बताना है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, उसी से रिलेटेड एक होमवर्क भी दूंगी, तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। अरे यार, नाइट्रोजनस बेस सही तो बनाया था, नाइट्रोजनस बेस लिखना था, न्यूक्लियोसाइड लिखना था, न्यूक्लियोटाइड लिखना था। हो, अब रीडू भी नहीं होता है क्या? अंडू करने के बाद रीडू नहीं हो सकता है क्या? अलग ही है यार। एक बार मैंने वो कर दिया तो अब अंडू भी नहीं हो रहा है, बताओ। चलो, दिस इज नाइट्रोजनस बेस, this is nucleoside, this is nucleotide. I don't know, सुबह से I am not feeling that well. मौसम की वजह से क्या? ये मौसम का जादू है मितवा। देखो, नाइट्रोजनस बेस नंबर 1 नाम है एडेनिन, नंबर 2 नाम है ग्वानिन, नंबर 3 साइटोसिन,
नंबर 4 यूरासिल एंड नंबर 5 थाइमीन। लिखो, फिर मैं आपको समझा रही हूं कि ये कहने का क्या मतलब है और यहां से कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहले आप लिख लो एडिनोसिन, और यहाँ ये एनसीईआरटी में कहां दिया हुआ है ये भी अभी आपको दिखाती हूँ। एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, ग्वानिन, ग्वानोसिन, ग्वानाइलिक एसिड, साइटोसिन, साइटिडीन, यूरासिल, यूरिडीन, थाइमीन, थाइमिडीन, थाइमिडिलिक एसिड, यूरिडीन, यूरिडिलिक एसिड एंड साइटिडीन, साइटिडिलिक एसिड। इसे नोट करो सबसे पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, चलो डन कर लो। डन कर लो। हाँ, अभी देखो बेटा, आप जब तक नोट कर रहे हो ना, मैं आपको समझाती भी जाती हूँ। देखो, क्वेश्चन में अगर कभी भी आपका टर्म आए एडेनिन, कभी भी टर्म आए ग्वानिन, कभी भी टर्म आए साइटोसिन, कभी भी टर्म आए यूरासिल, कभी भी टर्म आए थाइमीन, इसका मतलब है कि वो नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैं आपको अभी क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में बताऊंगी बेटा, ठीक है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना, ठीक है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में एडिनोसिन वर्ड यूज किया है या ग्वानोसिन वर्ड यूज किया है, दैट मींस वो सिर्फ नाइट्रोजनस बेस की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो एक न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं। मतलब कि अब नाइट्रोजनस बेस के साथ में एक शुगर अटैच हो चुका है। बेटा, कोई भी प्यूरीन जो है, ये दोनों प्यूरीन है ना, कोई भी प्यूरीन के साथ जब शुगर अटैच होता है तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, या कोई भी पायरिमिडीन के साथ में जब शुगर अटैच होता है तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, तो उनका नाम भी चेंज हो जाता है। एक एडेनिन जिसके साथ शुगर अटैच हुआ है उसको एडिनोसिन बोलते हैं, एक ग्वानिन जिसके साथ शुगर अटैच हुआ है उसको ग्वानोसिन बोलते हैं। उनका नाम सीन हो जाता है, जो प्यूरीन से उनके नाम में एस लग जाता है, एडिनोसिन, ग्वानोसिन। लेकिन जो पायरिमिडीन्स होते हैं बेटा, आप साइटोसिन के नाम में तो ऑलरेडी एस है, तो जब साइटोसिन के साथ में शुगर अटैच हुआ तो इसका नाम क्या करोगे, तो इसीलिए पायरिमिडीन में एस नहीं लगता है, पायरिमिडीन्स का नाम हो जाता है डी लग जाता है। साइटोसिन, अगर साइटिडीन बोल रहे हो तो मतलब साइटोसिन के साथ में शुगर अटैच्ड है। अगर यूरासिल बोल रहे हो तो नाइट्रोजनस बेस है, बट अगर यूरिडीन बोल रहे हो तो मतलब उसके साथ में एक शुगर अटैच्ड है। अगर थाइमीन बोल रहे हो मतलब नाइट्रोजनस बेस है, बट उसके साथ में अगर शुगर अटैच्ड है तो उसका नाम बन जाएगा थाइमीडीन। और बेटा, अगर उसी न्यूक्लियोसाइड के अलावा न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर एक फॉस्फेट अटैच है तो उसका नाम एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉस्फेट इज एसिड, H3PO4। अगर आप एडिनाइलिक एसिड बोल रहे हो मतलब आप न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हो। अगर आप ग्वानाइलिक एसिड की बात कर रहे हो तो आप एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हो। अगर आप यूरिडिलिक एसिड की बात कर रहे हो तो आप एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हो। बट ऐसे मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं। अब मैं आपसे बेटा कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रही हूं, तो आप मुझे उस क्वेश्चन का सही आंसर दो, तब मेरे को समझ आएगा कि आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है ना। अब मैं आपसे बोलती हूं, आंसर देना मुझे कमेंट्स में ट्रू या फॉल्स। अगर मैं आपसे कहूं यूरिडीन इज अ नाइट्रोजनस बेस ओनली फाउंड इन आरएनए, तो ट्रू होगा या फॉल्स? क्या बोला मैंने? यूरिडीन इज अ नाइट्रोजनस बेस ओनली फाउंड इन आरएनए, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स बताओ, ट्रू या फॉल्स? यूरिडीन इज अ नाइट्रोजनस बेस ओनली फाउंड इन आरएनए। जितने बच्चों ने इसका आंसर ट्रू दिया है आपने कर दी है बहुत बड़ी मूर्खता। मैंने आपसे कहा था कि यूरिडीन जो होता है वो नाइट्रोजनस बेस नहीं होता,
यूरिडीन इज नॉट अ नाइट्रोजनस बेस, यूरिडीन इज अ न्यूक्लियोसाइड। जब आप ये बात कहें कि यूरिडीन इज अ न्यूक्लियोसाइड दैट इज फाउंड इन आरएनए तो कह सकते हो। यूरिडीन नाइट्रोजनस बेस थोड़ी है, यूरासिल नाइट्रोजनस बेस है। समझ में आ रही है बात? या फिर मैं अगर बेटा अब अगला स्टेटमेंट तुमसे पूछूं, मुझे बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। ग्वानाइलिक एसिड हैज अ नाइट्रोजनस बेस दैट इज अटैच्ड विद द शुगर अलोंग विद फॉस्फेट। बताओ ट्रू या फॉल्स। मैंने बोला ग्वानाइलिक हैज अ नाइट्रोजनस बेस along with a sugar and a phosphate. Is it true or false? Is it true or false? Absolutely true. क्योंकि ग्वानाइलिक एसिड का मतलब है मैम ये एक न्यूक्लियोटाइड है, और अगर ये एक न्यूक्लियोटाइड है दैट मीन्स इट हैज अ नाइट्रोजनस बेस एंड अ शुगर एंड अ फॉस्फेट। समझ में आ गई बात? अब अगला क्वेश्चन भी मुझे बताओ, अगला क्वेश्चन मुझे बताओ ट्रू है या फॉल्स है। थाइमीन इज अटैच्ड टू द शुगर, थाइमीन इज अटैच्ड टू द शुगर while forming a nucleoside. True या false? Thymine is attached to the sugar while forming a nucleoside. True or false? True or false? ये false क्यों बोल रहे हैं भाई आधे बच्चे? कौन से क्वेश्चन का आंसर दिए जा रहे हो भाई? क्या कर रहे हो यार? थाइमीन is a nitrogenous base attached to the sugar while forming a nucleoside. जब वो न्यूक्लियोसाइड बना रहा होता है, थाइमीन एक ऐसा नाइट्रोजनस बेस है जो शुगर के साथ जुड़ा हुआ होता है जब वो न्यूक्लियोसाइड बनाता है। तो बिल्कुल ट्रू है यार ये स्टेटमेंट। अरे भाई तुम्हें बस स्टेटमेंट में ये देखना है कि उन्होंने एडिनिन वर्ड यूज किया है या एडिनोसिन वर्ड यूज किया है या एडिनाइलिक एसिड वर्ड यूज किया है, ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि क्या वो एक नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं या वो एक न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं या वो एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी पर डिपेंड करेगा कि उसका आंसर क्या होगा। इस पूरे टेबल को बताने का पर्पस सिर्फ इतना है। अगर तुम्हें ये पूछा जाए यूरिडीन हैज अ नाइट्रोजनस बेस एंड अ शुगर, तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि यूरिडीन एक न्यूक्लियोसाइड है। अगर तुमसे पूछा जाए थाइमिडिलिक एसिड हैज अ नाइट्रोजनस बेस एंड अ शुगर एंड अ फॉस्फेट, तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि थाइमिडिलिक एसिड एक न्यूक्लियोटाइड है भाई। सिंपल, गॉट इट? इतनी सी बात है भाई, ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये नाम बिल्कुल तुम्हारे ऑप्शंस जैसे तुम्हें लगते हैं। जिन दो ऑप्शंस में तुम्हें कंफ्यूजन होती है तो बिल्कुल सिमिलर से नाम है बट अलग है भाई। एडिनिन एडिनोसिन, ग्वानिन ग्वानोसिन, साइट, इनके नाम में डी आ जाएगा। दैट्स इट, खत्म। बस बहुत हो गया बेटा, बहुत हो गया तुम्हारा। अब एक बारी एनसीईआरटी में वो जिस जगह पे सारे डायग्राम्स दिए हुए ना, उस डायग्राम पे एक बारी आओ और इस डायग्राम को एक बारी देखो, ठीक है ना? यस मैम, गॉट इट, वेरी नाइस। ये क्या बनाया हुआ है? एक प्यूरिन बनाया हुआ है, क्योंकि एक नाइट्रोजनस बेस बनाया हुआ है एडिनिन 6 अमाइनो प्यूरिन। ये एक पायरिमिडीन बनाया हुआ है 2,4 डाइऑक्सी पायरिमिडीन, ये है आपका यूरासिल। लेकिन अगर इसी एडिनिन के साथ में अगर आपने बेटा क्या कर दिया, एक शुगर को अटैच कर दिया, तो वो बन जाता है एक न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन। अब इस एडिनोसिन को देखो, ये बनाया हुआ है एक राइबोस शुगर के साथ में नाइट्रोजनस बेस जोड़ा हुआ है तो बन गया एक न्यूक्लियोसाइड। ये है आपका यूरिडीन इज अ न्यूक्लियोसाइड। क्यों है ये एक न्यूक्लियोसाइड? क्योंकि ये एक राइबोस शुगर के साथ में एक नाइट्रोजनस बेस को जोड़ा हुआ है, तो दिस बिकम्स अ न्यूक्लियोसाइड। लेकिन ये आपको बनाया हुआ है एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड में क्या हो गया, एक फॉस्फेट भी है, एक शुगर भी है और एक नाइट्रोजनस बेस भी है। दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोटाइड। सिंपल, स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आएंगे, ठीक है ना? यस, चलिए जी। अब इसी बात के साथ में आप न्यूक्लिक एसिड्स की बेटा हम एनसीईआरटी की भी रीडिंग करते हैं।
तो एनसीईआरटी कहती है द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज द न्यूक्लिक एसिड। बोला कि एक और जो मैक्रोमोलिक्यूल है जो आपको कहां मिलेगा बेटा, विच यू विल फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। चार ही तो एसिड इनसॉल्युबल में मिल रहे थे, एक कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैकेराइड्स, एक आपको मिल रहे थे बेटा प्रोटीन्स, एक आपको मिल रहे थे न्यूक्लिक एसिड्स, और एक आपको मिल रहे थे लिपिड्स, जिसमें लिपिड्स वर नॉट स्ट्रिक्टली अ मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है ना। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है ना। Together with polysaccharides, polypeptides, these comprises the true macromolecular fraction of any living tissue or cell. True क्योंकि लिपिड तो है, ट्रू नहीं होता ना। For nucleic acid, the building block is a nucleotide. Nucleotide has three distinct components. One is a heterocyclic compound. Heterocyclic compound is a nitrogenous base. Second is a monosaccharide, which is the sugar beta. Third is a phosphoric acid or a phosphate. As you notice in the figure, जो diagram अभी मैंने दिखाया, heterocyclic compounds in nucleic acids are nitrogenous bases, जो मैंने आपको बता भी दिया है, and they are named as adenine, guanine, uracil, cytosine, thymine. एडिनिन एंड गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन। सब्स्टिट्यूटेड मतलब प्यूरिन के स्ट्रक्चर में ही जब आपने किसी ना किसी ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया, 6th पोजीशन पे अमाइनो लगा दिया या ऑक्सी लगा दिया, तो वही बन जाते हैं आपके डिफरेंट टाइप ऑफ प्यूरिन्स। एंड व्हाइल द रेस्ट आर सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन्स। The skeletal heterocyclic ring called as the purine and the pyrimidine respectively. The sugar found in polynucleotide is either a ribose, जो कि एक मोनोसैकेराइड पेंटोस शुगर है, या फिर 2' डीऑक्सीराइबोज। शुगर बेटा अगर आरएनए का है तो राइबोज शुगर मिलेगा, अगर डीएनए का है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलेगा। A nucleic acid containing deoxyribose is called as the DNA, while the one which contains ribose is a RNA. पहले बेटा वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ बी डीएनए भी दिया होता था, तो वहां हम पूरा आपको न्यूक्लियोटाइड को कंबाइन करके भी दिखाते थे, बट अब वो एनसीईआरटी में नहीं है, डिलीटेड पोर्शन है, तो आपको बेटा जबरदस्ती उस टॉपिक में नहीं घुसना। एक लास्ट चीज मैं एक नोट फॉर्म में लिखवा देती हूँ आप लोगों को, फिर हम एंजाइम स्टार्ट करेंगे। और वो मुझे क्या लिखवाना है पता है बेटा कि जब एक डीएनए या आरएनए को बनाते हो, आपने क्या बोला बेटा, डीएनए कैसे बना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना, तो जैसे आपने बेटा शुगर को आपस में कंबाइन किया था, तो कौन सा बॉन्ड बनाया था, जब आपने मोनोमर्स शुगर को कंबाइन किए थे, मोनोसैकेराइड्स को कंबाइन किए थे पॉलीसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड्स बनाने के लिए, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया था। जब प्रोटीन्स बनाए तो अमीनो एसिड्स को जोड़ा, तो कौन सा बॉन्ड बनाया था, पेप्टाइड बॉन्ड। अब जब आप न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ते हो तो कौन सा बॉन्ड बनता है, अब ये चीज सुनो, न्यूक्लियोटाइड्स, और यहां पे भी हमेशा बेटा वाटर लॉस होता है, ऑलवेज देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर। न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूक्लिक एसिड, and the bond we see is a डाइएस्टर बॉन्ड। बेटा ये डाइएस्टर बॉन्ड है, जो अभी अभी हमने एक न्यूक्लियोटाइड में एक सिंगल फॉस्फेट को अपने खुद के शुगर से जोड़ा था, वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड था, ये डाइएस्टर बॉन्ड है। ठीक है ना, ये बना के एनसीईआरटी में नहीं दिखाया हुआ, आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हो। और मैं इनफैक्ट आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत एफर्ट्स कर रही हूं मैं, कि मेरा बच्चा कंफ्यूज ना हो। तो मैं एक चीज आपको और बता देती हूँ, भाई साहब कृपया करके अभी मुझे फोन ना करें। हाँ देखिए बेटा, मैं एक चीज और आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड है, और मान लो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, मान लो कि एक और न्यूक्लियोटाइड है। कहोगे कि मैम इतना खतरनाक न्यूक्लियोटाइड काहे दिखा रही हो, क्योंकि मैं आपको एक चीज बेटा समझाना चाह रही हूँ। आपको बेटा नोट करने की जरूरत नहीं है ये डायग्राम, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड तीसरे न्यूक्लियोटाइड से ऐसे जब जुड़ता है ना, तो ये जो बॉन्ड बनता है ना बेटा, इसे बोला जाता है फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। समझे कि नहीं,
विद लॉस ऑफ वाटर। ये है फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। तो एस्टर बॉन्ड कहां था? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड है। तो एस्टर बॉन्ड किधर को था मैम? एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को जब हम देखते हैं तो इस न्यूक्लियोटाइड में क्या है मैम? एक शुगर, इसके साथ है एक नाइट्रोजनस बेस। अरे भैया जगह भी नहीं है। यहां पे क्या था बेटा? यहां था एक शुगर ना, और शुगर के साथ में था नाइट्रोजनस बेस, है ना, और इसके साथ में क्या था? एक फॉस्फेट। ऐसा ही था बेटा। ये एक न्यूक्लियोटाइड है कि नहीं? बताओ बताओ बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड, दिस इज न्यूक्लियोटाइड नंबर 1, दिस इज न्यूक्लियोटाइड नंबर 2। जब आप इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते हैं तभी तो न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड 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 के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। पर ये जो शुगर के साथ में एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या मैं आप लोगों को बेटा समझाने में सफल हो पाई? बताइए मेरे प्यारे सपोलो। भले ही दिया हो या ना दिया हो, पर मैंने अगर आपको कोई चीज बताई है तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और लेट मी टेल यू गाइस, मॉल बायो में आपको सब काम में आएगा, तो थोड़ा बहुत तो बेटा तुम इंफॉर्मेशन लेके जाओगे, ठीक है ना? समझ में आ गई ना बेटा? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जो होता है एक ही न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट और शुगर के बीच में बनता है, लेकिन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड 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 के बीच में बनते हैं, ठीक है ना? आप चाहो तो दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के देखना कि उसमें डाइएस्टर बॉन्ड कैसे बन रहा है। सिंपल वाटर का लॉस होगा। कहां पे जुड़ता है? पहले वाली न्यूक्लियोटाइड को बनाना, उसके नीचे दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाना। पहले वाली न्यूक्लियोटाइड का जो थर्ड कार्बन होता है और जो सेकंड वाला न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट होता है, उसके बीच में बॉन्ड बनता है। मैं आपको एक वर्बली बता के जा रही हूं, मैं इसलिए नहीं बनवा रही हूं क्योंकि कोई मतलब का नहीं है मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप चाहो तो बना सकते हो, घर जाके बना के देखना। एक न्यूक्लियोटाइड ऊपर बनाना, एक न्यूक्लियोटाइड नीचे बनाना। तो जो पहला न्यूक्लियोटाइड है ना बेटा, लिख लो, पहला न्यूक्लियोटाइड है ना, उसका जो थर्ड कार्बन है, उस थर्ड कार्बन पे जो OH लगा है उसका इस्तेमाल करोगे बॉन्ड बनाने में। और जो दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड नीचे बनाया हुआ है, उसका जो फॉस्फेट है उसके साथ में तुम बॉन्ड बना रहे होगे इस OH का, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। H2O का ही लॉस होता है। ट्राई करके देखना और देखना इसे डाइएस्टर बॉन्ड क्यों बोलते हैं, ठीक है ना? यस, हाँ समझे? ट्राई खुद से कर लेना यार, इतना तो खुद से ट्राई कर सकते हो भाई। अब हम बेटा शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज एंजाइम्स। दैट टॉपिक इज एंजाइम्स। शुरू करते हैं एंजाइम्स। ओके जी, जहां देखो वहां एंजाइम्स है, ठीक है ना? जहां देखो तो बेटा वहां एंजाइम्स। एंजाइम्स का नाम कहां से आया बेटा? पहला जो एंजाइम डिस्कवर हुआ था ना, उसी से इसका नाम पड़ गया एक्चुअली, एंजाइम, ठीक है ना? एन 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 का मतलब होता है एंडो, एंडो मतलब विद इन। तो पहली बार विद इन ईस्ट, ईस्ट भाई साहब के अंदर, विद इन ईस्ट जो फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड था दैट वाज जाइमेज। इसी से इसका नाम पड़ा एंजाइम। विद इन ईस्ट फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड वाज जाइमेज, जहां से इसका नाम पड़ा बेटा एंजाइम। नाम की प्रक्रिया समझ में आ गई और नाम का रीजन समझ में आ गया? यस, समझ गए? यस, एंजाइम्स, वहां से बेटा नाम पड़ा एंजाइम्स। क्या आपको लगता है कि हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी रिएक्शन है जो एंजाइम कैटेलाइज्ड नहीं है? अच्छा, एंजाइम्स क्या होते क्या हैं? होते क्या हैं? होते क्या है? व्हाट आर एंजाइम्स? लास्ट टॉपिक तो सीना जाओ मैम मोनाली। बेटा तुम बताओ पहले, अभी तो मैं कुछ नहीं, अभी तो मैं नहीं जा रही हूँ, अभी क्लास है बाकी, डोंट वरी, है ना? सुनो, क्या होते हैं एंजाइम्स? बायो कैटलिस्ट। व्हाट इज बायो कैटलिस्ट एंड व्हाट इज कैटलिस्ट? हाँ,
बॉडी के अंदर कोई भी ऐसे रिएक्शंस नहीं होते जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस है, बिना किसी एंजाइम के हो रहे हैं। और उसका रीजन है बेटा कि एंजाइम्स आप देखना कि आपका कितना एनर्जी सेव करती है। आप बॉडी के बाहर भी कैटलिस्ट का यूज करते हैं। कैटलिस्ट आप बेटा कितने, आपने तो इतनी केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री में आप कितने कैटलिस्ट का यूज करते हैं। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट इज एनीथिंग दैट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन, राइट? एनीथिंग दैट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन। ऐसी ही कैटलिस्ट जो बॉडी के अंदर होती है और बॉडी लिविंग सेल के अंदर वो स्पीड अप करती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को, उसे बोला जाता है बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट यानी कि एंजाइम्स। लेकिन ये जो बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, जो आपके बायोकैटलिस्ट होते हैं, इनमें और आपकी बॉडी के बाहर लैब्स में यूज होने वाले इन ऑर्गेनिक कैटलिस्ट में कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो इससे पहले कि हम एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि हमने क्या कहा बेटा, एंजाइम्स हमारे बायोकैटलिस्ट हैं। एंजाइम्स हमारे बायोकैटलिस्ट हैं, एक लिविंग सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो हमें एक चीज देखनी है कि मैम ये वाले बायोकैटलिस्ट हमारे नॉर्मल इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से कैसे डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना? यस। तो हम एक टेबल बनाते हैं बेटा। मैं नेक्स्ट पेज में जा रही हूं, आपने ये नोट कर लिया है? तो मैं नेक्स्ट पेज में एक टेबल बनाती हूं, ठीक है ना? चलिए, छोटी सी टेबल है, नॉर्मल पोर्ट्रेट में बन जाएगी, ठीक है ना? नॉर्मल पोर्ट्रेट में बन जाएगी, आप बनाओ। हम डिफरेंसेस लिखने जा रहे हैं, एक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और एक एंजाइम के बीच, ठीक है? तो आओ बच्चों लिखते हैं। हियर वी विल बी राइटिंग अबाउट एंजाइम्स and here we will be writing about inorganic catalyst. तो सबसे पहले तो बेटा मुझे ये बताओ, एंजाइम्स वैसे भी प्रोटीनिशियस होते हैं। हम कहते हैं ना एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस। कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन नहीं होते, पर अगर मैं इन जनरल बात करूं तो एंजाइम्स प्रोटीन्स है। और अगर एंजाइम्स बेटा प्रोटीन्स है मतलब ऑर्गेनिक है या नहीं? आर प्रोटीनिशियस। और प्रोटीनिशियस है का मतलब ऑर्गेनिक है। प्रोटीनिशियस का मतलब है भाई ऑर्गेनिक है। जिसके नाम में इनऑर्गेनिक आ रहा है वो इनऑर्गेनिक होंगे। इनका नेचर क्या हो जाएगा बेटा? इनऑर्गेनिक। समझ में आ रही है बात? यस। जब मैं एंजाइम्स की बात करती हूं तो दे आर बायोकैटलिस्ट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोकैटलिस्ट? मतलब प्रेजेंट इन अ लिविंग सेल। बॉडी के अंदर ये काम करते हैं बेटा, इन अ लिविंग सेल विद इन द बॉडी काम करते हैं, तो ये बायोकैटलिस्ट होते हैं। बट दीज आर यूज्ड in labs. Outside the body they are used in labs. ठीक है मैम, ये वाली बात भी सही है बिल्कुल। बेटा जब आप एंजाइम्स की बात करते हैं, क्योंकि ये होते हैं प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स जो हैं एंजाइम्स के फॉर्म में जब एग्जिस्ट करते हैं, तो इनको अगर आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दे दो तो ये हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाते हैं। बिकॉज प्रोटीन्स गेट डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर। इनका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, दैट इज डीनेचर। इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिसरप्ट हो जाएगा एट वेरी हाई टेम्परेचर। प्रोटीन्स कैन नॉट बेटा फंक्शन, दे डीनेचर, उनका स्ट्रक्चर ही खराब हो गया। और अगर बहुत लो टेम्परेचर दे दिया तो एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे। वैसे भी ये बेटा बायोकैटलिस्ट है, या आपकी बॉडी के अंदर काम कर रहे, तो तुम्हें क्या लगता है कि एंजाइम्स सबसे बेस्ट कब काम कर पाते होंगे? आपकी बॉडी की सारी मैकेनिज्म सबसे बेस्ट कब होती है? जब आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको बुखार आ जाता है तो बेटा आधी चीजें तो सिस्टम्स वैसे ही गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि एंजाइम्स ही नहीं काम कर पा रहे। और मैं आगे आपको एंजाइम्स के बारे में बताऊंगी भी कि इनको काम करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है।
बेस्ट टेम्परेचर जिसमें ये सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाए। तो यानी कि ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप इनको बहुत हाई टेम्परेचर दे दोगे तो ये डीनेचर कर जाते हैं, और अगर आप इनको लो टेम्परेचर में रखोगे तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम्स एक्सेप्शंस हैं, और मैं आपको ये मतलब 12वीं में भी आपको ये पढ़ना है, और मैं एक्सेप्शन आगे आपको लिखवा भी दूंगी कि कुछ एंजाइम्स होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी काम कर जाते हैं और उनका स्ट्रक्चर खराब नहीं होता। उसका एक एग्जांपल है टैक पॉलीमरेज, मैं बताऊंगी आपको। पर इन जनरल आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे काम नहीं कर पाते, है ना। और वैसे ही जब मैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करूं तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट तो तुमने बेटा लैब्स में तुम जितने भी रिएक्शंस करते हो बेटा, आधे रिएक्शंस में ऐसे हीट लगा देते हो, ट्रायंगल बना देते हो, कैटलिस्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हो और ऐसे हीट वाला साइन बना देते हो, बिकॉज इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट यूजुअली फंक्शंस एट हाई टेम्परेचर। ये तो काम ही करते हैं हाई टेम्परेचर पर। बोलो हाई या ना, बोलो हाई या ना। तो मैं यहां लिख सकती हूं एंजाइम्स गेट denatured at high temperature and inactive at low temperature. Inactive at low temperature, denature at high temperature, right? है ना। और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बारे में लिखेंगे यूजुअली functions at high temperature, usually functions at high temperature। ये काम ही हाई टेम्परेचर पे करते हैं। जब आप बेटा एंजाइम्स की बात करते हो तो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। आप बेटा एक सिंगल एंजाइम को एक ही केमिकल रिएक्शन में यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर आपका सबस्ट्रेट जो है वो है आपका माल्टोज, तो माल्टोज को तोड़ने के लिए माल्टेज का ही इस्तेमाल करोगे, फिर माल्टेज को सुक्रोज के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, लैक्टोज के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। बहुत स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम्स अपने सबस्ट्रेट के लिए। लेकिन आप जब इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट को देखते हो, आपने केमिस्ट्री में बेटा एक सिंगल कैटलिस्ट को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, जो भी कैटलिस्ट आप इस्तेमाल करते हो, इनकी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती। एक ही कैटलिस्ट को आप 100 रिएक्शंस में यूज कर सकते हो, बिकॉज दे आर नॉट स्पेसिफिक बट दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक। अगर कोई पर्टिकुलर एंजाइम है तो बहुत स्पेसिफिकली अपने सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, एक को आप 100 रिएक्शंस में यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना। कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रही है अनुशिमा? रिएक्टेंट्स, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट कुछ नहीं पता है बेटा जी। हाईली स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक। ठीक है ना। अब बेटा एंजाइम्स आर मोर एफिशिएंट। एफिशिएंसी का मतलब है बेटा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जितनी तेजी से प्रोडक्ट्स एंजाइम्स बनाती है बहुत फास्ट रेट होता है, और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कंपैरेटिवली लेस एफिशिएंट, कंपैरेटिवली लेस एफिशिएंट होती है अगर आप उसे एंजाइम से कंपेयर करो। डन डनाडन डन कर लो बेटा। यस हाँ, नॉट स्पेसिफिक की जगह लेस स्पेसिफिक लिखो। करेक्ट 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 करेक्ट। एक बच्चे ने कहा लेस स्पेसिफिक होंगे, स्पेसिफिसिटी कम होगी। करेक्ट है। ठीक है ना। ये कुछ कुछ बेटा डिफरेंसेस है आपके एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बीच में। स्पेसिफिसिटी का मतलब बेटा मैंने अभी अभी आपको समझाया। अगर कोई एंजाइम है बेटा, एंजाइम क्या करेगा, वो किसी चीज पर तो एक्ट कर रहा होगा ना। किस पर एक्ट कर रहा होगा? अपने सबस्ट्रेट पर एक्ट कर रहा होगा। आपको सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप एंजाइम्स को देखोगे ना तो उसके जो सबस्ट्रेट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है।
अगर आपका एंजाइम माल्टेज है तो उसका सबस्ट्रेट माल्टोज ही होगा, उसका सबस्ट्रेट सुक्रोज नहीं होगा, उसका सबस्ट्रेट लैक्टोज नहीं होगा, उसका सबस्ट्रेट बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है। लेकिन जब आप इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट को देखते हो तो कोई इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है वो 10 रिएक्शंस में यूज हो रहा है, वो 10 जगह पे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि उनकी स्पेसिफिसिटी जो है वो बहुत कम है। समझ में आ गई बेटा बात? यस यस एवरीबॉडी, डन डन आर डन डन। एक बच्चा कह रहा है एंजाइम्स लॉयल होते हैं, वाह बेटा वाह, अनलाइक यू ना। अब बेटा कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स अलग से कर लेते हैं। वैसे तो हमने यहीं पे एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज मैक्सिमम कवर कर ली है, वो प्रॉपर्टीज ही तो है एंजाइम्स की, बट कोई बात नहीं, थोड़ी प्रॉपर्टीज हम अलग से ऐसे करके लिख लेते हैं विद सम एक्सेप्शंस। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, जैसे कि मैंने कहा एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो कुछ कुछ चीजें हम बेटा एंजाइम्स की प्रॉपर्टी में लिखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट, एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस एक्सेप्ट, क्वेश्चन आता है बेटा इस चीज से, एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस एक्सेप्ट, दो एंजाइम्स है आपके पास, राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियस पी। इनके नाम से ही समझ में आ रहा होगा ये प्रोटीन्स नहीं है, ये न्यूक्लिक एसिड है। तो ये न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, इनका नेचर न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए कंटेनिंग एंजाइम्स है ये। दीज आर आरएनए कंटेनिंग एंजाइम्स, वी विल ऑलवेज बी लॉयल टू यू मैम। अरे मैं मजाक कर रही थी बच्चा, आरएनए कंटेनिंग एंजाइम्स। वैसे तो एंजाइम्स प्रोटीनिशियस होती हैं, बट एक्सेप्शन है राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस पी। तो राइबोन्यूक्लियस पी एंड राइबोजाइम आरएनए कंटेनिंग एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। नंबर टू, ये प्रोटीन्स है तो इनका प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर दिखता है? तो एंजाइम्स वैसे तो अगर आप देखो तो एंजाइम्स हैव प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर, है ना। एंजाइम्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर है, लेकिन जो इसका टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, इस टर्शरी स्ट्रक्चर में जब एंजाइम की फोल्डिंग होती है तो इस फोल्डिंग के दौरान हॉलो वुलन बॉल जो स्ट्रक्चर बनाता है, इस फोल्डिंग के दौरान कुछ पॉकेट्स बनते हैं, कुछ क्रीवाइसेस बनती हैं, जिसके बारे में आपको इस चैप्टर में आगे पढ़ना भी है, जो एंजाइम की वर्किंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन साइट्स को बोला जाता है बेटा एक्टिव साइट्स, और ये एक्टिव साइट्स इतनी जरूरी है एंजाइम्स के लिए क्योंकि यही वो साइट्स होती हैं जिन पे आके बेटा सबस्ट्रेट बाइंड करता है और इवेंचुअली सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि enzymes shows primary, secondary, tertiary structure, but functional जो है वो tertiary structure है। but in tertiary structure folding, वैसे भी tertiary structure is absolutely essential for many biological activity of protein, पढ़ा है ना आपने। So, but in tertiary structure folding, some crevices or pockets called as active sites are formed. Active sites, जिन्हें एक्टिव साइट्स बोलते हैं, आर फॉर्म्ड टू बाइंड टू द सबस्ट्रेट, टू बाइंड टू द सबस्ट्रेट। ठीक है, यस। अच्छा, थर्ड पॉइंट, इट स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन विदाउट गेटिंग यूज्ड। खुद यूज्ड अप कभी नहीं होता, सिर्फ स्पीड अप करता है। इट स्पीड्स अप केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूटिलाइज्ड। एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन ये खुद अनयूज्ड होता है। स्पीड्स अप केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड, ये भी तो इनकी एक खास प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। एक तो मैंने आपको बता ही दिया बेटा, एक्सेप्शन बता देती हूं।
हाई टेम्परेचर वाला, डीनेचर एट हाई टेम्परेचर एक्सेप्ट, डीनेचर एट हाई टेम्परेचर एक्सेप्ट एक एंजाइम बता रही हूं जो 12th क्लास में बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ोगे। इस एंजाइम, ये एंजाइम बहुत फेमस है बेटा, इसको बोलते हैं टैक पॉलीमरेज, इसको बोलते हैं टैक पॉलीमरेज। ये हाई टेम्परेचर 90-100 डिग्री पे भी ये काम कर सकता है, ये डीनेचर नहीं होता। टैक पॉलीमरेज ये एक ऐसा बेटा एंजाइम है, थर्मोफिलिक, हाई टेम्परेचर पे भी एफिशिएंटली काम करता है। इसका नाम पता है कहां से आया? टैक, जहां से, जिस बैक्टीरिया से इसे ऑब्टेन किया जाता है। टी स्टैंड्स फॉर थर्मस, AQ stands for aquaticus. So this is a bacteria from where? Aquaticus. Bacteria from where beta this Taq polymerase is obtained? Bacteria from where the enzyme is obtained? From where the enzyme is obtained. ठीक है ना? आप बायोटेक्नोलॉजी में ये पढ़ोगे। एसी ऑन कर दिया। डन 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 डन। यस, अंशिमा तो सॉरी क्यों बोल रही है? अच्छा एक बात बताओ, तुम खुद थोड़ा सा सोच के, अच्छा तुम्हारे आई थिंक 12th में है ना केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री में? अभी तो नहीं है केमिकल काइनेटिक्स बेटा, एक सेकंड देना, एक फोन आ रहा है लगातार। हेलो भैया प्लीज शू रैक में रख दीजिए, मैं घर पे नहीं हूं। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ सुनो, मैं ये बोल रही थी बेटा, केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर तुम्हारी 12वीं कक्षा में है ना, तो केमिकल काइनेटिक्स में एक ग्राफ आप पढ़ते हो ऐसा वाला, आई थिंक आपके 12th में ही है, 11th में नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता था वो चैप्टर केमिस्ट्री का। ऐसा सा एक ग्राफ बेटा हम पढ़ते थे उसमें, थी दिस वन, ऐसा सा ग्राफ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और सेम टू सेम चीज आपको जो मैं एंजाइम्स में बेटा यहां पढ़ाऊंगी ना, वो सेम चीज आप केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ोगे। एक्टिवेशन एनर्जी वाला पूरा कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली, बल्कि वहां पे थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे। माइकलिस मेंटन इक्वेशन को पूरा डिराइव करना सिखाते हैं वहां पे, है ना? यस, समझ रहे हो बेटा? यस। अब बेटा ये जो केमिकल काइनेटिक्स वाला जो टॉपिक है ना, इसी से रिलेट है कि एंजाइम्स जो है ना कैसे स्पीड अप करते हैं। हम जी बार बार कह रहे हैं ना कि इट स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन। कैसे स्पीड अप करती है? आपकी बॉडी में एक सिंगल रिएक्शन भी नहीं होती जो एंजाइम कैटेलाइज्ड नहीं होती, ये बहुत सारी एनर्जी को सेव कर रही होती है। कैसे कर रही होती है, इसी चीज को अभी हम समझेंगे। हाउ बेटा इट, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूं। H2CO3 जो आपने रिएक्शन पढ़ा है ना कि H2O प्लस CO2 फॉर्म्स H2CO3, तो आप इसी रिएक्शन को अगर देख लोगे ना तो आप खुद ही बेटा मतलब समझ पाओगे एंजाइम्स की इंपॉर्टेंस बॉडी के अंदर क्या है। ये जो H2O प्लस CO2 का रिएक्शन होता है टू फॉर्म H2CO3, मैं इसे बिना एंजाइम के भी करा सकती हूँ। बॉडी में तो एंजाइम्स की मदद से हो रही है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज,
राइट। लेकिन अगर मैं इसको बिना एंजाइम के कराऊं तो बिना एंजाइम के भी रिएक्शन हो सकती है, ऐसा नहीं है कि बिना एंजाइम के रिएक्शन नहीं हो सकती, हो तो सकती है। वैसे भी एंजाइम्स कभी किसी रिएक्शन को ना इनिशिएट नहीं करते, स्पीड अप करते हैं, इनिशिएट नहीं करते, ठीक है ना। H2O प्लस CO2 से H2CO3 बनता है। अगर मैंने बिना एंजाइम के इसे बेटा रिएक्शन को करवाया तो आपको पता है सिर्फ 200 H2CO3 बनेंगे 1 घंटे में, 200 H2CO3 बनेगा 1 घंटे में। लेकिन अगर बेटा मैंने इसी में एंजाइम का इस्तेमाल कर दिया तो यही सेम रिएक्शन बेटा CO2 प्लस H2O फॉर्म्स H2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। पता है कितने बनेंगे? 6 लाख, 6 लाख। और पता है कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। आप सोच के देखो, 200 बने थे 1 घंटे में जब आपने किसी एंजाइम का इस्तेमाल नहीं किया। अरे भाई मच्छर, ठीक है ना। और जब आपने एंजाइम का इस्तेमाल किया तो कितने बने बेटा? 6 लाख 1 सेकेंड में। कैन यू इमेजिन कि एक एंजाइम के इस्तेमाल से आपकी रिएक्शन की स्पीड कितनी ज्यादा होती है, एफिशिएंसी अभी आप समझोगे। और एग्जैक्टली ये काम करती कैसे? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इट डज नॉट इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन, ये इनिशिएट नहीं करती है, ये सिर्फ स्पीड अप करती है। तो कैसे स्पीड अप करती है? इतनी रिएक्शंस को ये कैसे स्पीड अप करती है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। ओ माय गॉड, OMG, यस। सोच के देखो बेटा, एंजाइम्स ना होती तो क्या होता हमारा और तुम्हारा। दैट इज व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स तो आप कर चुके हो। यार मेरे को ना ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें अभी एक्टिवेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट पहले बताऊं या ये बताऊं कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। तो मैं तुम्हें थोड़ी सी ट्रांजिशन स्टेट थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर ना ग्राफ वाली चीज मुझे तुम्हें अगले दिन समझानी है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं, हाउ एंजाइम्स वर्क, हाउ एंजाइम्स वर्क। पहले मुझे तुम्हारे को एक चीज समझानी है, वो समझ लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वाला कंसेप्ट तो हम अगले दिन भी समझ जाएंगे। थोड़ा सा नहीं, कार्टून डायग्राम की मदद से मैं तुम्हें थोड़ा सा इस चीज को समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो एंजाइम का क्या काम है बेटा, जैसे कि मैंने कहा, इसका पहले ना एक पॉइंट लिखो, एंजाइम्स नेवर इनिशिएट अ रिएक्शन, नेवर इनिशिएट्स a reaction but only speeds it up या speed it up by lowering down एक्टिवेशन एनर्जी। देखो मैंने एक्टिवेशन एनर्जी का मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया अभी, लोअरिंग डाउन एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगी, आज तो मैं वैसे भी नहीं बता रही हूँ, ये मैं बाद में बताऊंगी। बट अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाने वाली हूँ, ये मच्छर की बैंड बजाने वाली हूँ मैं, दिमाग खराब कर रहा है ये मच्छर, ठीक है ना। देखना एक्टिवेशन एंजाइम लिख दिया मैंने इस मच्छर के चक्कर में, लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी मैं बताती हूँ, बाय लोअरिंग डाउन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। पर फिलहाल मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, एंजाइम का क्या काम है बेटा। एंजाइम का क्या काम है, एक सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने का है बेटा। आपके पास जो सबस्ट्रेट्स हैं उसको अल्टीमेटली तुम्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का है। देखो मैंने कहा कि बिना एंजाइम के भी कर सकते हो, बट एंजाइम के साथ करोगे तो H2CO3 वाला बेटा मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया कि क्या मस्त कन्वर्जन होता है ना। और ये एंजाइम के मदद से आप कर रहे हो। अब जरा हम देखते हैं कि ऐसा क्या हो रहा होता है। ये बनाते हैं हम बेटा एक एंजाइम की शक्ल को, E फॉर एंजाइम, तो हमने E जैसा ही इसका थोबड़ा बनाया, दिस इज एंजाइम। मान लो ये टर्शरी स्ट्रक्चर है एंजाइम का, और इस एंजाइम के ये जो साइड्स दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स हैं, ये एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स हैं। कौन बाइंड करता है बेटा इन एक्टिव साइट से? सबस्ट्रेटवा। तो सबस्ट्रेट को भी जरा बनाते हैं हमारे प्यारे प्यारे। तो सबस्ट्रेट की शक्ल भी कुछ ऐसे बनाएंगे जो बेटा यहां जाके अटैच हो जाए, ठीक है ना। सो दिस इज बेटा योर सबस्ट्रेट,
एनसीईआरटी ने इसे कैसे एक्सप्लेन किया है अभी मैं आपको बताती हूं। देखो, ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है, ठीक है ना। एनसीईआरटी कहती है सबस्ट्रेट हमेशा बाइंड करता है, हाँ, सबस्ट्रेट हमेशा बाइंड करता है एक्टिव साइट्स पर एंजाइम के, है ना। अब सबस्ट्रेट जो है बेटा ये जाता है एंजाइम के पास। जब ये एंजाइम के पास जाता है ना बेटा, तो देखो ये ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे हम ग्लव्स अगर अपने हाथ के खरीदें, ग्लव्स जो होते हैं ग्लव्स, अगर तुम अपने हाथों के ग्लव्स को हाथों में बिना पहने सिर्फ सामने से देखो तो ऐसा लगेगा कि ये जो ग्लव्स है ना ये छोटे हैं, पर जैसे ही तुम्हारा हाथ इस ग्लव्स पे आता है तो ये ग्लव्स जो है तुम्हारे हाथ में एकदम परफेक्टली फिट हो जाते हैं बेटा। बताओ हाँ या ना, बताओ हाँ या ना, यस एवरीबॉडी बताओ। ऐसा लग रहा होता है कि ये ग्लव्स शायद तुम्हें ना आए, बट जैसे ही तुम ग्लव्स को पहनते हो ना तो ग्लव्स कंप्लीटली फिट हो जाते हैं। वैसे तो एंजाइम्स की जो वर्किंग है ना, इसको दो थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है, लॉक-इन की थ्योरी एंड इंड्यूस फिट थ्योरी। बट एनसीईआरटी ने ना इंड्यूस फिट थ्योरी को एक्सप्लेन किया है, जो मैं तुम्हें अभी समझा रही हूँ, ठीक है ना। इसी की फिर हम ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, इसीलिए मैं ये वाला बता रही हूँ बिकॉज एनसीईआरटी ने ये वाली चीज को पहले एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। तो जैसे ही देखो सबस्ट्रेट वैसे तो एक्टिव साइट के पास आता है, लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के करीब आता है ना बेटा, तो ये इतने करीब आने के बाद एंजाइम के एक्टिव साइट में कुछ इस तरीके से थोड़े और चेंजेस करता है सो दैट ये सबस्ट्रेट जो है और अच्छे से टाइटली बाउंड हो जाए। समझ में आ रही है बात। सबस्ट्रेट कॉम्प्लीमेंट्री है एक्टिव साइट के लिए, बट कंप्लीट कॉम्प्लीमेंटैरिटी, ओके, कंप्लीट कॉम्प्लीमेंटैरिटी तभी आती है बेटा, कंप्लीट जो है टाइट बाइंडिंग तभी होती है जब सबस्ट्रेट इस एंजाइम के इतने करीब आता है कि एंजाइम में ये इसके एंजाइम के एक्टिव साइट्स को कुछ इस तरीके से इंड्यूस करता है, बेसिकली चेंज। इट्स लाइक एन अरेंज मैरिज, यू नो, पीपल गेट मैरिड इन अरेंज मैरिज एंड आफ्टर दे गेट मैरिड इनकी कॉम्प्लीमेंटैरिटी और ज्यादा बढ़ती है। कॉम्प्लीमेंटैरिटी बोला नहीं जा रहा है मेरे से, मेरी जुबान बेटा टूट गई है, ठीक है ना। सो यू नो इट्स लाइक दैट कि ये इसके करीब आता है तो सबस्ट्रेट इंड्यूस करता है एंजाइम में कुछ ऐसे चेंज सो दैट अब ये दोनों और ज्यादा कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करें, ठीक है ना। यस यस एवरीवन, समझ में आ गई बेटा बात। गणेश देखो क्या लिखा हुआ है, मैं ना इसको एनसीईआरटी में एक बार आपको दिखाऊं, ज्यादा जो हंस रहे हो ना बेटा, देखो एंजाइम, देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में ना, एक चीज लिखी हुई है, द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फिटिंग इनटू एक्टिव साइट, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। समझे? आए बड़े ना हो तो अंग्रेज, मेरी कॉम्प्लीमेंटैरिटी पे मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। पहला स्टेप मैं लिख रही हूं कि ये जो सबस्ट्रेट है ये इसकी एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना बेटा। मैं इस मच्छर का भी बैंड बजाती हूँ, सारे लोगों ने मुझे परेशान करके रखा है इस कॉम्प्लीमेंटैरिटी वाले वर्ड ने, इस मच्छर ने, साथ में तुम लोगों ने। तो हम लिखते हैं पहला स्टेप जो हो रहा है, सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब अगले स्टेप में क्या होगा, जैसे ही इससे बाइंड करेगा ना तो एंजाइम में थोड़े और चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे चेंजेस इस देखो चेंजेस इंड्यूस किए, इंड्यूस मतलब बेटा जैसे इंड्यूस ही तो होता है ना। तो ये जो सबस्ट्रेट है ना इसने कुछ ऐसे चेंजेस, इसके बदलाव लेके आए अपने पार्टनर में कि भाई अब ये और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करे सबस्ट्रेट को, ताकि इन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा हो और ज्यादा टाइटली बाइंडिंग हो जाए, ठीक है ना। तो सेकेंड स्टेप में मैं ये लिखना चाहूंगी, अगले स्टेप में ये इंड्यूस हो रहे हैं चेंजेस सो दैट और अच्छी बाइंडिंग हो जाए सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच। सो सेकेंड ये जो बन रहा है ना बेटा, इसे बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स। ES का मतलब है E स्टैंड्स फॉर एंजाइम, S स्टैंड्स फॉर सबस्ट्रेट, ES कॉम्प्लेक्स। So, upon binding
substrate induces change in enzyme to fit more tightly together. अब बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर आपका सबस्ट्रेट मान लो H2CO3 है, मान लो आपका जो सबस्ट्रेट है वो H2CO3 है, जब मैं इसे तोड़ूंगी तो मुझे H2 और CO2 ही तो मिलेगा ना बेटा, मुझे BaSO4 तो नहीं मिलेगा। यानी कि जैसा मेरा सबस्ट्रेट है वही सबस्ट्रेट तो इवेंचुअली मेरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ना बेटा। अब ऐसे समझो कि मेरे पास एक क्ले है और मुझे क्ले से बस आया ना पकड़ में। अब बताती हूं तेरे को, देखो मैं जीव हत्या को प्रमोट नहीं करती हूं, पर दिस इज अ वेक्टर, और ये वेक्टर इससे पहले कि मेरी बैंड बजाता मैं क्या करूं बेटा, मैं मजबूर थी इसको मारने के लिए। आई डोंट प्रमोट बेटा, बट व्हाट डू आई डू, इसको तो मारना पड़ेगा ना बेटा, इसको नहीं मारूंगी तो फिर क्या होगा बेटा। आई एम सॉरी, डोंट मेक मी फील गिल्टी ऑफ किलिंग दिस मच्छर प्लीज। ठीक है, चलो कभी कभी ना गिल्टी होने लगता है यार, ठीक है ना, अब क्या करें। सुनो चलो, अभी सुनो यार, अब बेटा सुनो, मेरे पास एक क्ले है मेरा सबस्ट्रेट, ठीक है ना। अब क्ले से मुझे क्या बनाना है बेटा, क्ले से मुझे बनाना है सपोला। तो क्ले से मैं सपोला, बेटा मैं इतनी तो बेटा टैलेंटेड हूं नहीं कि तुमने मुझे क्ले दिया और मैंने एक बार में ऐसे करके उसे सपोला में कन्वर्ट कर दिया, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता बेटा। तो कई सारे इंटरमीडिएट स्टेज बनेंगे, ठीक है ना। तो पहले बेटा क्ले है, क्ले के बाद पहले मैं ऐसे बेटा उसको थोड़ा सा फ्लैट करूंगी, फिर उसकी मुंडी को उठाऊंगी, फिर उसकी जीभ बनाऊंगी, तो देयर विल बी सम इंटरमीडिएट स्टेजेस। मैं एक बार में क्ले से सपोला नहीं बना सकती, तो कभी भी एक बार में सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट नहीं बनता बेटा, देयर आर ट्रांजिशन स्टेट्स, ठीक है ना। ट्रांजिशन स्टेट्स का मतलब जो इन बिटवीन स्टेजेस होती हैं बिफोर द सबस्ट्रेट कंप्लीटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। और ये ट्रांजिशन स्टेट बेटा बनती ही बनती है, 100% बनेंगी। किसी किसी में एक ट्रांजिशन स्टेट हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, बट ये बनेंगी ही बनेंगी। तो जैसे कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, अब अगले स्टेप में क्या हो रहा है ना बेटा, एंजाइम क्या करता है, इसी सबस्ट्रेट को धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, एक बार में तो नहीं करेगा, बट मान लो ऐसे धीरे धीरे प्रोडक्ट में इसे कन्वर्ट कर रहा है। कैसे कन्वर्ट करता है, इस सबस्ट्रेट के कुछ बॉन्ड को तोड़ेगा, इसके कुछ बॉन्ड को तोड़ेगा, कुछ बॉन्ड को बनाएगा, केमिकल रिएक्शन होगी बेसिकली, ठीक है ना। मान लो ऐसा एक स्ट्रक्चर बना, तो मैं इसे बोलूंगी कि ये है मान लो ट्रांजिशन स्टेट। थर्ड स्टेप में हम लिख रहे हैं enzyme breaks bond or substrate and before product is formed, intermediate ट्रांजिशन स्टेट्स आर फॉर्म्ड। और ये कंपलसरी है, ये बनेंगे ही बनेंगे। इससे क्वेश्चन आता है बेटा, इससे क्वेश्चन आता है कि क्या ट्रांजिशन स्टेट कंपलसरी है कि बनेंगे, एब्सोल्युटली, ठीक है ना। ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, नहीं, बिफोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। और ये क्या होता है बेटा, मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब बनेगा ही बनेगा, मैंडेटरी होता है, अनस्टेबल होता है। अगर ये स्टेबल हो जाएगा फिर तो प्रोडक्ट ही नहीं बन पाएगा। अगर ये स्टेबल स्टेट हो जाएगी फिर तो बेटा ये आगे जाके प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये अनस्टेबल होते हैं, पर ये कंपलसरी होते हैं, मैंडेटरी होते हैं। कैन बी वन और मल्टीपल, कैन बी वन और मल्टीपल, मल्टीपल ट्रांजिशन स्टेट्स भी हो सकते हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट भी हो सकता है, बट ये बनेंगे ही बनेंगे बिफोर योर सबस्ट्रेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स को तोड़ रहा है, क्ले को मैं ट्रांसफॉर्म कर रही हूं, मैं एंजाइम हूं, मैं क्ले को ट्रांसफॉर्म कर रही हूं, उसके बॉन्ड्स तोड़ रही हूं, बना रही हूं,
इवेंचुअली मैं इसी को कन्वर्ट कर दूंगी इनटू प्रोडक्ट। मैं तो अनयूज्ड रही और मैंने प्रोडक्ट्स बना दिए। सो नाउ माई प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। मान लो दीज आर द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री तो अब रहा नहीं ना, ये प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट अब बेटा कॉम्प्लीमेंट्री तो रहेगा नहीं एंजाइम के, तो प्रोडक्ट्स डिसोसिएट हो जाते हैं एंजाइम से। दिस इज द एंजाइम। तो लास्ट में क्या हुआ बेटा? प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एंड प्रोडक्ट्स डिसोसिएट फ्रॉम एंजाइम। बस अब मैं ना एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, अभी नहीं पढ़ा रही, ठीक है ना। आज हम इतना ही रखते हैं एंजाइम्स के बारे में। कुछ क्वेश्चंस छोड़ के जा रही हूं, तुम लोग सॉल्व करना, अगले दिन मैं डिस्कस कर लूंगी। कुछ कैटलिस्ट के क्वेश्चंस हैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूं, यू कैन ट्राई। वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। एंड आज के लिए बस इतना ही। अब बेटा 2 क्लासेस बस। सो वी विल बी डन इन 2 क्लासेस। ये लास्ट लाइन है ना, इसे नोट कर लो, ठीक है ना। 2 क्लासेस में हमारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। मैरी क्रिसमस सारे बच्चों को, बहुत सारा मैरी क्रिसमस। और एक न्यूज आप लोगों को मैं बता दूं, तो अच्छी भी न्यूज है और खराब भी न्यूज है, ठीक है ना। मतलब उसको आप जैसे लेना चाहो वैसे है। तो बात यह है कि मैं नेक्स्ट वीक अवेलेबल नहीं हूं फॉर क्लासेस। आपकी जो मंडे ट्यूसडे की क्लास, अगर मैं अवेलेबल होती तो न्यू ईयर पे आपका ये जो अगले वीक, मतलब इस साल में ही खत्म हो जाता। बट मैं इस वीक अवेलेबल नहीं हूं क्योंकि मेरा बर्थडे वीक है। ओके, सो आई एम नॉट अवेलेबल बेटा, एंड दैट इज वाई आपका सिलेबस अब मैं आने के बाद 2 क्लासेस जो मैं लूंगी तो फर्स्ट वीक ऑफ जैन में कंप्लीट होगा, ठीक है ना। एंड अब आपसे मैं अगले साल मिलूंगी बेटा, अगले साल मिलूंगी। 2025 में आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी। मुझे मेरे गुनाहों की बेटा माफी दे देना, ठीक है। ठीक है जी। सो आई वोंट बी अवेलेबल दिस वीक। आप लोग की क्लासेस देखते हैं वो कैसे अरेंज हो जाएगी, कोई ना कोई आप लोग की, आई थिंक रुपेश सर ही आपके क्लासेस ले लेंगे। एंड इसी बात के साथ में बेटा क्लास की करते हैं समाप्ति। एंड नाउ हमारा सिलेबस सिर्फ 2 क्लासेस का बचा हुआ है 11वीं कक्षा का। तो जब मैं अगले हफ्ते आऊं बेटा, आप सारी चीजों को पढ़ के आना। इसमें जो क्वेश्चंस छोड़े हुए हैं कैटलिस्ट के वो करके आना, ठीक है ना। आई विश यू ऑल दी लव ब्लेसिंग्स, ठीक है ना। ईश्वर करे कि आपका ये नया साल बेटा बहुत अच्छा जाए, ठीक है ना। तो वैसे तो बेटा कोई साल का, कोई महीने का, कोई ओकेजन का वेट नहीं करना चाहिए अच्छी चीजें प्लान करने के लिए। ये आप जब जागो तब सवेरा वाली बात है। जैसे कि अगर मनीष को मैं बोलूं मेरा बर्थडे आज नहीं है, मनीष शर्म आनी चाहिए तुझे कि तुझे मेरा बर्थडे नहीं पता है, ठीक है ना। तो सुनो मेरी बात बेटा, मनीष कहता मैं क्यों आया यार, क्लास खत्म हो जाती फिर मैं आता, है ना। तो बात ये है कि जब जागो तब सवेरा। तो मनीष जब जागो तब सवेरा, अब तो ये शायरियां लिखना बंद कर दे भाई, ठीक है ना। तो टू डू गुड थिंग्स बेटा। आपको जब सही लगे आपको तभी करना चाहिए, न्यू ईयर का वेट नहीं करना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं होता कि न्यू ईयर पे आपने रेजोल्यूशन कुछ लिख लिया है तो उसको मैं फॉलो करूंगा, ठीक है ना। आप कभी भी कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स क्योंकि अब नया साल स्टार्ट हो रहा है तो बेटा इस साल आप एक नोटबुक में आप क्या करना ना, मतलब यू कैन ट्राई दिस कि न्यू ईयर पे आप कुछ चीजें लिख सकते हो ऐसे कि यार मैं 2025 में मैं ये चीजें ट्राई करूंगी करने के लिए या ट्राई करूंगा करने के लिए। उसकी एक लिस्ट बना लो, ठीक है ना। कोई भी लिस्ट, आपकी कोई और लिस्ट हो सकती है, मेरी टारगेट्स कुछ और हो सकते हैं, है ना।
तो आप ये लिस्ट बना लो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। उस लिस्ट को एक बार खोल के देखना कि उसमें से आप कितनी सारी चीजों को फॉलो कर पाए, ठीक है ना। सिर्फ लिखने से तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, उस चीज के लिए वर्क भी करना पड़ता है। एक्चुअली मेरे साथ पता है क्या होता है बेटा, अगर मैं कोई चीज ऐसे प्लान करती हूँ ना, मेरी ये प्रॉब्लम है या पता नहीं क्या है, स्ट्रेंथ है, आई डोंट नो, बट जब मैं कोई चीज ना ऐसे लिख लेती हूँ ना, तो मैं सच में उसे एज अ चैलेंज लेने लगती हूँ। जब तक मैंने उसे लिखा नहीं होता है ना, जब तक मेरे मन के अंदर है, तब तक तो आई एम ओके फाइन, ठीक है यार, क्या ही फर्क पड़ता है। पर अगर मैंने वो चीज लिखी हुई होती है ना कहीं, या किसी को बता दी होती है, फिर तो अल्टीमेट है, बताओ मत, लिख लो कहीं पे, तो मेरे को पता नहीं एक अलग टाइप की मेरे अंदर बेटा चीज होती है कि ना आई विल हैव टू डू इट। मेरे मन में ऐसा होता है कि यार मैंने ये चीज लिखी और मैं नहीं कर पाई, एंड आई एम वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। मैं अपने साथ तो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ कि यार मुझे ये करना ही है, क्योंकि जब मैं उस चीज को फॉलो नहीं कर पाती हूँ ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और ठीक है, कई चीजों पे बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि उसी बुरा लगने की वजह से एटलीस्ट आप बेटा नेक्स्ट टाइम ट्राई करोगे कि वैसा ना हो। लेकिन तुम्हारी क्लास के आधे बच्चे तो, मनीष तो क्यों हंस रहा है, तुम्हारी क्लास के आधे बच्चे तो क्या है पता है बेटा, लिख लेंगे और जिंदगी में फॉलो नहीं करेंगे। मनीष भी उन्हीं में से एक है, ठीक है ना। लिख है ना, तू भी वही इसीलिए हंस रहा था ना। तुम तो लिख लोगे, तुम कहोगे मैम हम तो ऐसे नहीं है, हमें कोई डिसिप्लिन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें बुरा भी नहीं लगता है, तो हम तो लिस्ट बनाएंगे और फॉलो भी नहीं करेंगे। बेटा मजाक ऑन द अदर साइड, बट इट वर्क्स वेल फॉर मी, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा काम करता है। तो तुम भी बेटा इस चीज को ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। यस, हैप्पी बर्थडे के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बट मेरे लिए तो ये वर्क करता है क्योंकि आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड एंड आई एम ओवर डिसिप्लिन्ड एट टाइम्स, आई एम लाइक टू मच। तो मेरे को ना टू मच को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, तो मैं भी इस साल कुछ कुछ रेजोल्यूशंस बनाने का ट्राई करूंगी एंड आई विल ट्राई टू फॉलो इट, एंड आई होप कि आप भी ऐसा ट्राई करेंगे एंड ट्राई टू फॉलो इट, नॉट जस्ट राइट इट लाइक मनीष, ओके, फॉलो इट, ओके बेटा। चलो लास्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर क्या होता है बेटा, नो 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 नो, पर मैं गाना तुम लोगों को सुनाती हूँ। दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास, ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। मनीष के मन के अंदर पता है कौन सा गाना चल रहा है, मैं बताऊं आपको। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। चलो इसी बात के साथ में मेरे प्यारे प्यारे सपोलो को हैप्पी न्यू ईयर बेटा एंड मेरी मेरी क्रिसमस। आई लव यू ऑल एंड आई विल सी यू ऑल नए साल में बेटा, पुरानी मैम के साथ और पुराने सपोलो के साथ। बाय बाय, थैंक यू, लव यू, बाय 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 बाय।